सिया ने एक अच्छा जीवन जिया, कभी शादी नहीं की और अपना सारा समय और ऊर्जा अपने देश के लिए समर्पित कर दी। उसने हमारे देश के वैज्ञानिक विकास में अमिट सहयोग दिया। उसके दत्तक माता पिता ने भी विशेष रूप से आनंदमय जीवन व्यतीत किया। हालांकि शुरू में वे सिया की वैवाहिक स्थिति को लेकर चिंतित थे, बाद में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। जब तक उनकी बेटी खुश और संतुष्ट थी, बस वही मायने रखता था, खासकर जब उनकी बेटी कोई आम नहीं थी। कभी कभी वे हंसते हुए जागते, सोचते कि उन्होंने अपने पिछले जन्मों में कौन से अच्छे कर्म किए थे कि उन्हें ऐसी असाधारण और आज्ञाकारी बेटी मिली। उनका जीवन वास्तव में पूरा हो गया था। सिया ने चुपचाप अपने दत्तक माता पिता को विदा किया और 60 साल की उम्र में उसने अपनी सारी संपत्ति देश को दान कर दी और फिर शांति से अपने बिस्तर पर अंतिम सांस ली। इस जीवन में चाहे चौधरी परिवार ने खुलेआम या गुप्त रूप से कितनी भी भरपाई करने की कोशिश की, उसने उनके संकेतों को कभी स्वीकार नहीं किया। उसने अपने पिछले जीवन में भी नहीं किया था और अब उसे निश्चित रूप से उनकी जरूरत नहीं थी। जिस पल सिया ने अपनी आंखें बंद की, उसकी चेतना अव्यवस्था के विस्तार में खींच गई। धन्यवाद, वही जाना पहचाना चेहरा जिसे उसने कई सालों तक देखा था, एक खालीपन के पार से उसे देख रहा था। इस पल उसका चेहरा साफ और बेदाग था, उसका शरीर सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था जो अंधेरे में असाधारण रूप से स्पष्ट था। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद, ये सुनहरे कण तुम्हारे लिए हैं। जैसे ही उस युवती ने बोलना समाप्त किया, उसके चारों ओर मदराती सुनहरी रोशनी सिया की ओर उड़ गई और सिया की चेतना के साथ पूरी तरह विलीन हो गई। विशेष रूप से सिया ने सुनहरी रोशनी के बीच एक अविश्वसनीय रूप से महीन सफ़ेद धागा महसूस किया, जो बाल के एक रेशे से 1000 गुना पतला था। वह कथनीय रूप से जानती थी कि यह कोई कीमती चीज थी। यह मूल शरीर द्वारा दी गई आस्था की शक्ति थी। यह जरूर उसकी अपनी असली पहचान की सच्चाई का पता लगाने के लिए आभार में रहा होगा। सिया धीरे से मुस्कुराई, फिर अपने पूरे अस्तित्व को सुनहरी रोशनी में लिपटी गर्माहट में डूबने दिया और धीरे धीरे सो गई। जब वह दोबारा जागी तो उसने एक बिल्कुल नया रूप ले लिया था। इस बार उसकी पहचान एक बहुत ही साधारण युवती की थी। उसकी शक्ल सूरत साधारण थी, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि साधारण थी और उसकी पढ़ाई के नतीजे भी। अगर कोई उसका वर्णन करता तो वह बस आम लोगों में से एक थी, जो एक मामूली और सांसारिक जीवन जी रही थी। लेकिन जो असाधारण था वह ये था कि उसकी एक बेहद खूबसूरत सगी बहन थी। जैसे ईश्वर द्वारा किया गया कोई मजाक हो, उसकी बहन को माता पिता के सभी अच्छे गुण विरासत में मिले थे, जबकि दूसरी ओर उसने अकथनीय रूप से बुरे गुण पाए थे। एक साथ खड़े होने पर कोई भी विश्वास नहीं करता कि वे एक ही माता पिता से पैदा हुई थीं। फिर भी इस युवती ने कभी ईर्ष्या महसूस नहीं की और इतनी खूबसूरत बहन पाकर खुश थी। हालांकि उसके माता पिता का खुला पक्षपात उसे हमेशा दुखी करता था, फिर भी वह अपनी बड़ी बहन को सच में पसंद करती थी। हालांकि जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, बहुत सी चीजें बदल गईं। उसकी बहन के पास खूबसूरत, महंगी चीजें हो सकती थीं, लेकिन उसके पास नहीं। उसकी बहन आज़ादी से अपनी पसंद की चीजें चुन सकती थी, लेकिन वह नहीं। उसकी बहन के साथ एक कीमती राजकुमारी जैसा व्यवहार किया जाता था, जबकि उसे एक बेचारी दासी की भूमिका में मजबूर किया जाता था। यहाँ तक कि उसके अस्तित्व को भी उसके माता पिता द्वारा केवल अपनी बहन की सेवा करने में ही मूल्यवान के रूप में परिभाषित किया गया था। उसे भी चमकीली चीजें पसंद थीं, वह भी एक बेहतर जीवन के लिए तरसती थी। उसने सोचा कि अगर परिवार प्रदान नहीं कर सकता तो वह हमेशा खुद पर निर्भर रह सकती है। लेकिन धीरे धीरे वह बन गई जिसे सब दिखावटी औरत कहते थे। हर कोई यह कहने के लिए होड़ कर रहा था, उसे देखो, वह सूद परिवार की बेटी है जिसने पैसे के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया। तुम देखो, वह सूद परिवार की बेटी है जो दिखावटी है और अपनी बहन की भी परवाह नहीं करती। तुम देखो, उसे कभी नहीं पता चला कि उसने अपने जीवन में क्या गलत किया था। उसने महज अपनी क्षमताओं से वह चाहा जो वह चाहती थी। वह उस तरह की षड्यंत्रकारी, दिखावटी औरत क्यों बन गई थी? क्या पैसे से प्यार करना और एक अच्छे जीवन के लिए तरसना गलत था? ऐसा क्यों था कि सिर्फ वही ऐसा नहीं कर सकती थी, सिर्फ इसलिए कि वह साधारण पैदा हुई थी? तुम मुझे बताओ, आखिर मैंने गलत क्या किया? क्या साधारण लोगों की बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं हो सकती? विलासिता में सजी एक औरत, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा एक बिगड़ा हुआ ढेर था, जैसे उसके तेल रंग जैसे श्रृंगार पर पानी डाल दिया गया हो। हैरानी में सिर झुकाए उसने सिया से पूछा, उसके परिपक्व चेहरे पर अभी भी मासूमियत का निशान था। उसने कहा कि वह मुझे समझता है, इसलिए मैंने उसे अपना सब कुछ दे दिया। वह क्यों बाकी सभी की तरह सोचता है कि मैं भौतिकवादी और दिखावटी हूँ? क्या तुम उनसे बदला लेना चाहती हो? सिया ने औरत के नाराज और असंतुष्ट भावों को देखा और पूछा। औरत एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर कड़वी मुस्कान दी और अपना सिर हिलाया। अगर मुझे ये सब दोबारा करने का मौका मिलता तो मैं बस अपने लिए जीना चाहती, आज़ादी से और खुशी से जीना चाहती। मैं समझ गई। सिया, आज इतनी देर हो गई है, तुम अभी तक सो कैसे सकती हो? दरवाजे से खटखटाहट की एक श्रृंखला आई।
जब तक सिया कपड़े पहनकर बाहर निकली, एक अधेड़ उम्र की महिला मालती पहले ही रसोई में व्यस्त हो चुकी थी। बिना नजर उठाए जब उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, उसने शिकायत की, तुम आज सुबह इतनी देर से क्यों उठी? क्या मैंने तुम्हें कल रात पहले ही नहीं बताया था कि तुम्हारी बहन सुमन को नाश्ते में कचौड़ी खानी थी? चलो जल्दी करो और मदद करो। अगर तुम ज्यादा नहीं सोती तो क्या हमें इस तरह जल्दी करनी पड़ती? तुम्हारी बहन को जल्द ही विद्यालय के लिए देर हो जाएगी। सिया दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई, चुपचाप दूसरे की बंदूक की गोली की तरह चलती जबान को सुनती रही, फिर भी वह हिली नहीं। क्या मेरी बहन उठ गई है? मालती अपनी दूसरी बेटी के काम संभालने का इंतजार कर रही थी, रुकी, फिर अधीरता से जवाब दिया, तुम्हारी बहन से तुम्हें क्या मतलब? बस आओ और काम पर लग जाओ। सिया मुस्कुराई और हिली, लेकिन रसोई की ओर बढ़ने के बजाय वह मुड़ी और स्नानघर में घुस गई, अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने अभी तक मुंह हाथ नहीं धोया है या शौचालय नहीं गई हूँ। मालती ने असंतोष से अपने होंठ सिकुड़े, आलसी हमेशा शौचालय में ही व्यस्त रहते हैं। सिया स्नानघर के दरवाजे के पीछे पक्षपात के चुभते शब्दों को सुनकर बस निशब्द थी। उसने जोर से वापस चिल्लाया, जो अभी तक बिस्तर पर पसरी हुई है, क्या वह आलस की हद नहीं है? सिया की तीखी टिप्पणी ने मालती को बहुत गुस्सा दिलाया। आमतौर पर रसोई का काम आदतन दूसरी बेटी ही करती थी। मालती को वहां उंगली उठाए जमाना हो गया था। अब बेचैनी से टटोलते हुए और ये देखकर कि सिया, जो आमतौर पर अच्छे स्वभाव की थी, हमेशा की तरह मदद के लिए नहीं दौड़ी, बल्कि वापस जवाब देने की हिम्मत कर रही थी। पहले से ही चिड़चिड़ी मालती ने तुरंत अपने हाथ में पकड़ा कर चूल गिरा दिया और स्नानघर के दरवाजे पर आ पहुंची, लगातार उसे थपथपा रही थी। तुरंत बाहर निकलो, तुम पहले क्या कह रही थी? तुम्हारी बहन पढ़ाई से थक गई है, थोड़ा और आराम करने में क्या हर्ज है? अगर तुम उसकी तरह सुंदर और असाधारण होती तो तुम भी दोपहर तक सो सकती थीं। सिया आईने के सामने खड़ी खुद को ध्यान से जांच रही थी, बाहर की चिल्लाहट पर कान नहीं दे रही थी। उसकी अपनी माँ जैसे भूल गई थी कि भले ही मूल शरीर पर घर के सारे काम का बोझ था और उसके पास दोहराई के लिए मुश्किल से ही कोई समय बचता था, उसके अंक अभी भी विद्यालय में शीर्ष पर थे, निश्चित रूप से सुमन से बेहतर। मालती ने देखा कि अंदर कोई हलचल नहीं हुई और उसे लगा कि इसमें कोई मजा नहीं है। लकड़ी के सिर वाली मूर्ख, मुझसे पैदा होने के बावजूद तुम मेरे प्रति इतनी उदासीन कैसे हो सकती हो? सुमन की तुलना में ये सच में स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। मालती कुछ देर तक शर्मिंदगी से बुदबुदाती रही, फिर अचानक उसे रसोई से जलने की गंध आई। वह जल्दी से रसोई में गई और दरवाजे के पीछे खड़ी होकर अंदर सिया पर एक ताना फेंका, जल्दी करो और बाहर आओ, गड़बड़ करना बंद करो। आईने में दिख रही लड़की ने एक ढीली ढाली कमीज पहन रखी थी जिसने उसके सुडौल शरीर को पूरी तरह से छिपा दिया था, जिससे उसका ऊपरी शरीर विशेष रूप से लंबा और निचला शरीर अजीब तरह से छोटा लग रहा था। भारी लटों के साथ मोटे चश्मे ने आईने में दिख रही लड़की को कुछ हद तक अस्त व्यस्त और खाली खाली सा बना दिया था। जो मूल रूप से बच्चे जैसी चर्बी वाला एक बादामी चेहरा था, एक कटोरे जैसे बाल कटाई के नीचे भद्दा और अनाकर्षक दोनों लग रहा था। किशोरावस्था के दौरान कौन सी लड़की सुंदर और आकर्षक नहीं दिखना चाहती? ठीक उसकी बहन सुमन की तरह चुस्त कपड़ों और एक सुंदर बाल कटाई के साथ थोड़ा सा सजना संवरना उसके जन्मजात 7 बिंदुओं वाले रूप को बढ़ाकर 12 तक पहुंचा सकता था। मूल मेजबान ने भी बदलने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसने इसका जरा सा भी संकेत दिया, सूद परिवार के अन्य 3 सदस्यों ने एकजुट होकर उसे दबा दिया। उसकी अपनी माँ के मूल शब्द थे, तुम्हारी प्राकृतिक शक्ल सूरत बस ऐसी ही है, क्या सजने संवरने से तुम एक स्वर्ग की अप्सरा बन जाओगी? उसके पिता ने भी यही बात दोहराई, एक छात्रा को छात्रा की तरह दिखना चाहिए। इतनी व्यर्थता क्यों? हमारा परिवार इतना अमीर नहीं है कि तुम्हारे दिखावे का खर्च उठा सके। वास्तव में सबसे बड़ा सच ये था कि सूद परिवार के माता पिता ने अपनी सारी ऊर्जा और पैसा सुमन पर निवेश किया था। सूद परिवार बस एक साधारण वेतनभोगी परिवार था, एक और बेटी की शान शौकत से परवरिश का खर्च वे नहीं उठा सकते थे। इसके अलावा एक साधारण और दूसरी सुंदर और असाधारण को देखते हुए कोई भी जानता था कि किसे चुनना है। सूद माता पिता का दृढ़ विश्वास था कि सुमन उनके भविष्य की आशा थी, लेकिन जहां तक सिया की बात थी, वे बस उम्मीद करते थे कि उसका अंत पड़ोसियों की बेटी की तरह न हो, जो अपनी पकी उम्र में भी घर पर अपने माता पिता पर निर्भर रहती थी। सूद परिवार के माता पिता ने यह मान लिया था कि सिया कभी कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाएगी, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि दोनों बहनों की भविष्य की स्थितियां, जो अभी बहुत अलग थीं, पूरी तरह से विपरीत हो जाएंगी। लेकिन मूल मेजबान अभी भी अपने प्रियजनों के मीठे शब्दों में लिपटी छुरी के नीचे बर्बाद हो गई थी। सिया ने लापरवाही से अपनी घनी लटों को हटाया और फिर देखा कि इस शरीर की आंखें असाधारण रूप से आकर्षक थीं। वे प्रिय बड़ी दोहरी पलकों वाली आंखें नहीं, बल्कि संकीर्ण एक हरी पलकों वाली थीं, जो आपकी दिशा में बस एक हल्की सी नज़र डालने पर एक विशेष रूप से मोहक आकर्षण बिखेरती थीं। इसके अलावा सिया ने पाया कि वह चश्मा, जिसे वह कभी नहीं उतारती थी, सादा था, बिना किसी नंबर का।
इसके बजाय उन्होंने उसकी नाजुक और सुतवां नाक पर गहरे निशान बना दिए थे। ओह, चाहे ये निरंतर दमन हो या स्वाभाविक रूप से खराब सौंदर्य बोध, उसकी शैली ने सच में उसके रूप रंग को बदसूरती की ओर धकेल दिया था। सिया को ये भी याद आया, पहली बार जब वह मूल मेज़बान से मिली थी तो दूसरी सिर से पांव तक विलासिता के सामानों से लदी हुई थी, आंखों को बहुत चुभने वाला। सिया ने अपनी सारी लटों को पीछे की ओर कंघी की और उसके मध्यम लंबाई के बालों को ढीले ढाले जूड़े में बांध लिया गया। ढीली ढाली और घिसटती कमीज को ऊपर उठाकर कमर पर गांठ बांध ली गई। बस एक साधारण से फेरबदल के साथ सिया की पतली कमर निस्संदेह प्रदर्शित हो गई। एक काफी नाजुक और ताज़ा युवा सुंदरी का नया रूप तैयार था। धम धम धम। सिया, आखिर तुम अंदर कर क्या रही हो? तुम्हें इतनी देर हो गई, जल्दी करो और बाहर आओ, मुझे स्नानघर का इस्तेमाल करना है। सुमन की अभिमानी और निराश आवाज़ स्नानघर के दरवाजे की चौखट पर बार बार हथौड़े की तरह पड़ रही थी। क्या बात है, क्या सिया स्नानघर में है? मुख्य शयनकक्ष का दरवाज़ा खुला और सुरेश सूद नींद में जम्हाई लेते हुए बाहर निकले। अपनी बड़ी बेटी का चेहरा खुद को रोके रहने के कारण इतना लाल देखकर वह परेशान हुए बिना नहीं रह सके और जल्दी से कहा, तुम माँ और पिताजी के कमरे के स्नानघर का इस्तेमाल कर लो। सुमन ने हमेशा बंद रहने वाले स्नानघर के दरवाजे को घूरा और तेजी से अपने माता पिता के शयनकक्ष में भाग गई। मालती भी शोर से रसोई से बाहर खींची चली आई, भवें सिकोड़कर और अपने गुस्से को जबरदस्ती दबाते हुए उसने जोर से कहा, कहीं वह शौचालय में गिर तो नहीं गई? यहाँ बाहर इतने शोर के बावजूद अंदर से अभी भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। क्या वह मर गई है या बहरी हो गई है? ध्यान से देखने पर मालती एक साफ सुथरी कमीज में थी, उनकी स्कर्ट पर पीले तेल के धब्बों के कई निशान थे और उनका हल्का फुल्का श्रृंगार किया हुआ चेहरा भी तेल से चमक रहा था। और करीब से जांच करने पर कोई भी उन पर रसोई के धुएं की हल्की सी गंध सूंघ सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अब इतनी गुस्से में थीं। उन्हें अभी भी बाहर जाना था और उस रूप रंग के साथ वह कैसे चिड़चिड़ी नहीं होती। सुरेश ने मालती को हैरान चेहरे से देखा। पत्नी, जो नाश्ता तुमने आज पकाया, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? अपने ही पति द्वारा इस तरह कहे जाने पर मालती का गुस्सा अब और नहीं दब सका और उसने गुस्से में स्नानघर के दरवाजे पर कई बार दस्तक दी। ये सब सिया की वजह से है, उस शैतान बच्ची की। मुझे नहीं पता कि आज उसे क्या हो गया है। देर तक सोना एक बात है, लेकिन उसने उठकर नाश्ता बनाने के बारे में सोचा भी नहीं, बस स्नानघर में जा घुसी और अभी तक बाहर नहीं आई। माँ और पिताजी, सिया को जल्दी बाहर आने को कहो, मैं मुंह हाथ धोने का इंतजार कर रही हूँ, वरना मुझे विद्यालय के लिए देर हो सकती है। सुमन उदास चेहरे के साथ सूद परिवार के माता पिता के मुख्य शयनकक्ष से बाहर निकली। उसका लहजा बहुत अप्रिय था। सुरेश ने अपना सिर खुजलाया और धीरे से सुमन से कहा, शायद सिया का पेट खराब है, तुम हमारे स्नानघर में क्यों नहीं चली जाती? पिताजी, मेरी त्वचा की देखभाल और श्रृंगार का सारा सामान बाहर वाले स्नानघर में है, आप मुझसे कैसे उम्मीद करते हैं कि मैं काम चलाऊंगी? सुमन ने अपनी आवाज़ ऊंची की, फिर अचानक वह दहशत में चिल्लाई, कहीं वह मुर्दा लड़की चुपके से मेरा सामान तो इस्तेमाल नहीं कर रही? वे बहुत महंगे हैं। इस संभावना के बारे में सोचकर सुमन का मन किया कि वह सिया को घसीटकर बाहर निकाले और उसे एक धुन दे। अपनी बहन की शक्ल सूरत को देखते हुए यह उत्पादों की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं था, जिनमें से कई उसने अपनी माँ से लंबे समय तक भीख मांगने के बाद खरीदे थे। मालती के विचार भी सुमन से प्रभावित हो गए और यह विचार कि सिया सुमन की तरह बनना चाहती थी उसे असहज कर गया। बाहर के हंगामे के बावजूद सिया ने अभी भी खुद को संवारने में अपना समय लिया। जब मालती का हाथ फिर से स्नानघर के दरवाजे पर पड़ा, सिया ने दरवाज़ा खोला और तीनों के सामने आ गई। क्या तुम सिया हो? क्या किसी और ने तुमसे जगह बदल ली है? सुमन ने अविश्वास में अपनी आंखें फाड़ ली, अपने सामने वाले व्यक्ति को घूर रही थी। मालती की आंखों में जटिल और सफाई देने में मुश्किल भावनाओं की एक झलक कौंधी। सिया की शांत नज़र ने अपने सामने के लोगों पर नज़र डाली और वह अपने दिल में संदेह की एक झलक महसूस किए बिना नहीं रह सकी। जब उसकी माँ ने अभी अभी उसका रूप देखा तो भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत बड़ा था। ऐसा क्यों था? सिया ने चुपचाप उस सवाल को अपने दिल में दबा लिया, बाद में उसे खंगालने का इंतजार करने लगी, ऐसे भाव के साथ मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। सुमन ने कुछ देर सिया को जांचा। आसमान को चीरती हुई तीव्रता के साथ उसने सिया की ओर इशारा किया और कठोरता से मांग की, तुमने अपना चश्मा क्यों उतारा? दिखावे में डूबी साधारण लड़की। भाग 3। मैं निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त नहीं हूं, तो मुझे चश्मा क्यों पहनना चाहिए? सिया ने अपनी उंगली से कान खुजाया, भवें सिकुड़ी और अपने छोटे से दिल को सहलाया जो सुमन की तीखी आवाज से सहम गया था। बोली, मुझे ये चीजें पहनना पसंद नहीं है। जैसे ही उसने बोला, सिया के होंठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल गई। नहीं, तुम वह चश्मा अभी पहनो, सुमन ने जोर से आदेश दिया। वह सिया के ताज़ा और साफ सुथरे पहनावे से काफ़ी असंतुष्ट थी। वह कैसे कर सकती है? सिया को धूल में मिला रहना चाहिए, कीचड़ में रौंदा जाना चाहिए जहां उसकी जगह है।
सुमन को नहीं लगा कि अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करने में कुछ भी गलत था। हर किसी के ध्यान का केंद्र सिर्फ वही होनी चाहिए। फिर भी सिया के अचानक आए बदलाव ने उसके मन में संकट की भावना जगा दी थी। इस तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए था। लेकिन आमतौर पर आज्ञाकारी और दब्बू रहने वाली सिया ने वैसा नहीं किया जैसा सुमन ने उम्मीद की थी। इसके बजाय वह दृढ़ता से मुस्कुराई, अपने हाथ में पकड़े काले फ्रेम वाले चश्मे को उछाला और गलती से उन्हें जमीन पर फेंक दिया। सिया, मैंने कहा, मैं उन्हें नहीं पहनना चाहती। सिया ने हर शब्द स्पष्ट रूप से कहा। तुम? सुमन उस पल अपनी बहन के रवैये से गुस्से से कांप रही थी। यह ऐसा था जैसे एक ऊंचे और प्रतापी राजा को उसके पैरों पर गिड़गिड़ाते एक सेवक ने नाराज कर दिया हो। तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने नहीं सुना कि तुम्हारी बहन ने क्या कहा? मालती का चेहरा बहुत बिगड़ गया। उसके शब्द और ज्यादा तीखे और मतलबी होते गए। इस तरह अकड़ दिखाना, क्या तुम गली के उस पार रहने वाली रानी की नकल करने की कोशिश कर रही हो? बिना किसी सलीके के दिखावा और नखरे कर रही हो। इसे एक अपमान कहा जा सकता था, और अगर यह मूल मैं होती तो वह शायद इन शब्दों से इतनी शर्मिंदा हो जाती कि उसका चेहरा लाल पड़ जाता। वह चाहती कि बस जमीन में गड़ जाए और छिप जाए। गली के उस पार रहने वाली रानी पड़ोसियों की गपशप में एक जाना माना चरित्र थी, जो आज भी उपहास और हंसी का विषय थी। कम उम्र में उसने अच्छे व्यवहार नहीं सीखे, अपना दिन आवारा लड़कों के एक समूह के साथ हाथ में हाथ डाले बिताती थी। सब कहते थे कि वह बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी, एक स्वाभाविक रूप से व्यभिचारी औरत। सिया के मुस्कुराते होंठ धीरे धीरे कस गए। वह काफी हैरान थी। उसने महज थोड़े ज्यादा साफ और ताजे कपड़े पहने थे, लेकिन इस व्यवहार ने जैसे घर की अन्य दो महिलाओं की किसी दुखती रग को छू लिया था। इतना कि उसकी अपनी माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द कहेगी। सुरेश सूद ने घर में माहौल को इतना तनावपूर्ण होते देखा कि वह टूटने को तैयार था, खासकर अपनी लाडली बेटी के चेहरे पर गुस्से से बिगड़े भावों को। तदनुसार सिया के प्रति उसकी नजरें असंतुष्ट हो गईं। उसका पूरा चेहरा तन गया। परिवार के मुखिया के अधिकार के साथ सुरेश ने कहा, सिया, अपनी कम उम्र में हमेशा सती चीजों के बारे में मत सोचो। एकदम सही कपड़े को इस तरह बर्बाद करने का क्या मतलब है? आजकल बहुत सी लड़कियां बेलगाम हैं, तमीजदार नहीं हैं। उनकी तरह मत बनो। एक अच्छी छात्रा को चश्मा पहनना चाहिए और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाना चाहिए। सिया ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान खींची। धीरे से हम कहा। धीरे धीरे उसकी नजरें अपने सामने हर व्यक्ति पर घूमी, अंत में सुमन की ईर्ष्यालु आंखों पर टिकीं। एक ही परिवार की दोनों बेटियां, सुमन श्रृंगार क्यों कर सकती है और सच संवर सकती है, लेकिन मैं नहीं। सिया ने सीधे सुमन के चेहरे पर सावधानी से लगाए गए नाजुक श्रृंगार की ओर इशारा किया और धीमे से पूछा। आमतौर पर आज्ञाकारी और डरपोक रहने वाली दूसरी बेटी के ऐसे दुस्साहसी सवाल का सामना करते हुए सुरेश की पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी। फिर सिया की उठी हुई उंगली का अनुसरण करते हुए अपनी बड़ी बेटी को देखने पर फटकार के जो शब्द उसने देने के लिए तैयार रखे थे वे उसके गले में ही अटक गए। दोनों बेटियों की उम्र में सिर्फ 1 साल का फर्क था, लेकिन अगल बगल खड़ी होने पर उनके बीच का अंतर स्पष्ट था। सुरेश की आदतन सोच में वह सिया पर कठोर होने का आदी हो गया था। उसने कभी इस पर विचार ही नहीं किया कि जिस बड़ी बेटी पर वे हमेशा इतना गर्व करते थे और जिसे संवारने के लिए इतनी मेहनत करते थे, वह उन मूल्यों के बिल्कुल विपरीत थी जिन्हें वे छोटी बेटी में डालने का दावा करते थे। उन्होंने सिया से कहा कि एक छात्रा के तौर पर उसे वैसा ही दिखना चाहिए, सजना संवरना नहीं चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए और तुलना नहीं करनी चाहिए। फिर भी सुमन ने नाजुक हल्का श्रृंगार कर रखा था, सुंदर नामी गिरामी कपड़े पहने हुए थी, उसके पैरों में चमकदार महंगे ऊंची एड़ी के जूते थे, एक अमीर और खूबसूरत युवती का प्रतीक। कोई आश्चर्य नहीं कि मूल सिया समझ नहीं पाती थी। ऐसा क्यों था कि जब उसकी बहन वही काम करती तो वह पूरी तरह से जायज़ होता, लेकिन जब यह उस पर आता तो उसे बिगड़ा हुआ और चंचल माना जाता। स्वभाव से किसी भी लड़की की तरह मूल सिया को चमकीले गहने और सुंदर कपड़े पसंद थे और वह सुंदर और प्यारी सज धज कर रहना चाहती थी। बस वह अपने परिवार की परिस्थितियों का ध्यान रखती थी और कभी भी अनुचित मांगे नहीं करती थी। उसके पास मौजूद कपड़ों का सबसे महंगा टुकड़ा वह 99 रुपये वाली टी शर्ट थी जिसे वह भी पहने हुई थी, जिसे सुमन ने नापसंद करने के बाद लापरवाही से उसकी ओर फेंक दिया था। जब सुरेश एक पल के लिए निशब्द हो गए, मालती ऐसे प्रतिक्रिया कर रही थी जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह तीखेपन से चिल्लाई, और तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम खुद की तुलना मेरी सुमन से करो? सिया अपनी माँ के रवैये से चौंक गई और गहरी चोट खाकर उसने अपना सिर झुका लिया और धीरे से पूछा, अगर बहन आपकी बेटी है तो क्या मैं नहीं हूँ? माँ, आप मेरे बारे में ऐसा क्यों कहेंगी? मालती को भी एहसास हुआ कि उसने ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया दे दी थी, लेकिन उसने कोई सफाई नहीं दी। इसके बजाय सख्त चेहरे के साथ उसने कहा, तुम्हारी माँ के शब्द, क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊंगी? बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। जिस तरह से तुमने कपड़े पहने हैं वह अनुचित है। खुद को सीधा करो और अपना चश्मा पहने रखो। हर समय मुसीबत खड़ी करने के बारे में मत सोचो।
अपना भाषण खत्म करने के बाद मालती के चेहरे पर छाया उदास भाव सुमन को देखते ही तुरंत बदल गया, एक स्नेही माँ का व्यवहार अपनाते हुए। मालती, सुमन बेटी, मैंने तुम्हारी पसंद की पकौड़ियाँ बनाई हैं, जल्दी करो और गर्मा गर्म खा लो। गर्व से अपना सिर ऊंचा उठाए सुमन ने सिया को एक तिरस्कार भरी नजर दी और कहा, क्या तुमने नहीं सुना कि माँ और पिताजी ने क्या कहा? तुम्हारी जैसी शक्ल सूरत के साथ तुम चाहे कितना भी सच संवर लो, यह अभी भी एक बदसूरत बत्तख का हंस की नकल करने जैसा है, बस लोगों को हंसाने के लिए। अगर सुमन की आंखों में बस एक पल के लिए ईर्ष्या न चमकी होती तो उसके शब्द ज्यादा विश्वसनीय होते। आज तक सुमन, जो अपने रूप रंग और पहनावे पर ध्यान केंद्रित करती थी, को अभी अभी एहसास हुआ था कि उसकी बहन असल में बदसूरत नहीं थी, अगर उसे ध्यान से संवारा जाता। इसने उसे उस समय की याद दिला दी जब वे बहुत छोटी थी और सिया की भी कभी सुंदर और प्यारी होने के लिए तारीफ की गई थी। वह कितनी अप्रिय याद थी। सुमन बेटी, तुम खा क्यों नहीं रही हो? माँ ने इन्हें अपने हाथों से बनाया है। सुनो, यह आटा तुमने इसमें असल में कितना सोडा डाल दिया। सूद परिवार के अन्य 3 सदस्य खाने की मेज के चारों ओर ऐसे बैठे थे जैसे वे ही एकमात्र परिवार हों, एक तरफ खड़ी सिया को पूरी तरह से भूल गए। सौभाग्य से सिया मूल में नहीं थी, वरना ऐसा आदतन असंगत व्यवहार उसे अभी भी काफी समय तक दुख में डुबोए रखता। सिया चुपचाप अपने सामने के लोगों को देखती रही जब उसके दिल में धीरे धीरे एक एहसास बनने लगा। माँ, इसका स्वाद बहुत खराब है, मैं यह नहीं खा रही हूँ। सुमन ने पकौड़ी का एक टुकड़ा खाया और अगले ही पल थूक करके उसे थूक दिया। उसके मुंह में कड़वाहट ने उसे असाधारण रूप से चिड़चिड़ा बना दिया। उसने अपना कटोरा और खाने की छड़ियां नीचे पटक दी, ताक से अपना बस्ता उठाया और गुस्से में बाहर निकल गई। मैं बाहर से कुछ खाने के लिए खरीदने जा रही हूँ। मालती के सीने में एक अनजाना गुस्सा तेजी से भरा जो उसकी बेटी की कुछ अधीर डांट के बाद सीधे उसके कपाल तक चढ़ गया। फिर भी इस भयावह रोष का निशाना अनजाने में शामिल एक तरफ खड़ी सिया बनी। छोटी उम्र से ही सुमन हमेशा मालती की दुलारी रही थी, मालती का खजाना, भला वह उस पर अपना गुस्सा कैसे उतार सकती थी? और इसलिए बेकसूर सिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मालती ने अपनी खाने की छड़ियां नीचे पटक दी और सिया की ओर इशारा करते हुए उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। तू मनहूस लड़की, अगर तू सुबह सुबह मुसीबत खड़ी नहीं करती तो तेरी बहन को इतना चिढ़ कैसे होती कि वह नाश्ता किए बिना गुस्से में चली गई। अगर यह कोई और समय होता तो सिया निश्चित रूप से सहम जाती और सावधानी से अपनी माँ से माफ़ी मांगती, इस बात की परवाह किए बिना कि गुस्से का उससे कोई लेना देना था भी या नहीं। आखिरकार मूल सिया असल में एक ऐसी लड़की थी जो ज़रूरत से ज़्यादा दयालु और डरपोक थी और जो प्यार के लिए बेतहाशा तरसती थी। अगर उसका परिवार उस पर ज़रा सा भी ध्यान दे देता तो वह कई आलोचनाएं और अन्यायपूर्ण व्यवहार सह लेती जिनसे उसे निपटना नहीं चाहिए था। माँ, आपको तो वाजिब बात करनी चाहिए, बहन के नाश्ता न करने का मुझसे क्या लेना देना, और उसके गुस्से का मुझसे क्या वास्ता? आप ये क्यों नहीं कहती कि यह उसकी अपनी करनी है? मैंने निश्चित रूप से उसका मुंह नहीं बांधा है, उसे खाने से नहीं रोका है। हंसते हंसते सिया ने धीरे धीरे बात कही, बस ये कहने से जरा सा रह गई कि सुमन इसी लायक थी। मालती इस पल सिया के रवैये की आदी नहीं थी, उसकी सारी समझ में जैसे ही वह गुस्सा होती सिया को तुरंत अपनी गलतियां मान लेनी चाहिए थीं, घबराहट से भर जाना चाहिए था और फिर उन्हें कभी न दोहराने का वादा करना चाहिए था। जब से सिया बहुत छोटी थी हमेशा से ऐसा ही होता आया था, लेकिन आज की सिया बार बार उस हद को पार कर रही थी। कम से कम मालती तो यही मानती थी। आज सिया की बार बार की अवज्ञा और अनादर ने मालती को गुस्सा दिलाया, लेकिन जिसने उसे और भी ज्यादा घृणित और क्रोधित किया वह ये था कि सिया ने उसे वापस जवाब देना भी सीख लिया था। ये बस अक्षम्य था, बिल्कुल उसी की तरह हूबहू, एक ऐसा अस्तित्व जो उतना ही घिनौना हो। मालती, एक कटोरा पकड़े हुए जिसमें छोटी छोटी पुड़ियों से गर्म भाप निकल रही थी, ने उसे अपने निजी गुस्से के साथ मिलाकर सिया पर फेंक दिया। सिया तेजी से बचकर हट गई। चीनी मिट्टी का कटोरा उसके पीछे की दीवार से टकराया और फिर गुरुत्वाकर्षण के बल से जमीन पर गिरकर कई टुकड़ों में बिखर गया। तू बचने की हिम्मत करती है? सिया, अभी अपनी माँ से माफी मांगो, सुरेश सूद ने बगल से सख्ती से निर्देश दिया। आज तुम्हें क्या हो गया है? अपनी बहन और अपनी माँ को गुस्सा दिला रही हो। अपने सामने अपने माता पिता के बेतुके शब्द सुनकर सिया लगभग हंसी के मारे बेहाल हो गई। ये सच में बहुत मज़ेदार था, ये पूरा परिवार एक मजाक था। पिताजी, माँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। देर हो रही है, मुझे विद्यालय जाना है। सिया ने अपना बयान स्पष्ट रूप से दिया। फिर इससे पहले कि उसके माता पिता कोई प्रतिक्रिया दे पाते वह अपना बस्ता लेकर घर से निकल गई, अपने पीछे कमरे को अव्यवस्था में छोड़ गई। उसने सच में दुनिया को सिर पर उठा लिया है। गलियारे से काफी दूर चलने के बाद भी वह ऊपर से आती मालती की गुस्सैल आवाज को धुंधला सा सुन सकती थी। सिया ने अपने कंधे के ऊपर से नजर डाली और लापरवाही से अपने होंठ सिकोड़ लिए। कितनी खूबसूरत सुबह थी।
और जब तक गुस्सैल दंपत्ति सुरेश और मालती अपने होश में आए, उन्होंने खुद को पूरे कमरे में अकेला पाया। सुरेश ने फर्श और मेज पर फैली गंदगी को देखते हुए मालती से भवें सिकुड़कर और एक अप्रिय लहजे में कहा, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। तुम सिया को किस तरह की तालीम दे रही हो, वह ऐसी कैसे हो गई? जब वह वापस आए तो उसे अच्छा सबक सिखाना और उसे सुमन बेटी पर असर मत डालने देना। सुरेश का स्पष्ट रूप से दोष देने वाला लहजा और ठंडा रवैये ने मालती के दिल में बसी अप्रिय भावना को और गहरा कर दिया। उसने हर चीज का दोष सिया की अवज्ञा पर मर दिया। अगर वह पहले की तरह आज्ञाकारी होती तो इतनी समस्याएं ही नहीं होती। अच्छे मिजाज में सिया ने विद्यालय की घंटी के आखिरी पल में धीरे धीरे कक्षा में कदम रखा। मूल रूप से शोरगुल वाली कक्षा सिया के अपनी सीट पर जाकर बैठने के पल में ही शांत हो गई। वह कौन है और वह हमारी कक्षा में क्यों आए? वह काफी सुंदर है। कक्षा प्रमुख, क्या तुमने कल ही नहीं कहा था कि तुम्हें सुमन जैसी बिंदास और खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं? आज कैसे तुम्हें लगता है कि सादे दलिया का भी अपना स्वाद है? आदित्य, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसमें कुछ बात है? खामोशी केवल कुछ सेकंड तक ही रही, इससे पहले कि कक्षा में एक के बाद एक कानाफूसी की श्रृंखला शुरू हो गई। आदित्य, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि वह मेरी तुलना कर सकती है? कक्षा प्रमुख विक्रांत कक्षा के सबसे शरारती लड़के आदित्य के साथ सोच रहे थे कि वे धीरे धीरे बात कर रहे थे, लेकिन उनके शब्द सुमन के कानों तक पहुंच गए, जिसने तुरंत उसके गुस्से को भड़का दिया। बिना किसी परवाह के उसने उसी पल सिया की ओर इशारा किया और सवाल करना शुरू कर दिया। बिल्कुल नहीं, एक सादा सफेद फूल एक कांटेदार गुलाब का मुकाबला कैसे कर सकता है? बगल में एक और लड़के ने उसे छेड़ते हुए हंगामा खड़ा करना शुरू कर दिया। सुमन तुरंत स्मग हो गई, एक अभिमानी हंस की तरह गर्व से अपना सिर उठाते हुए उन लोगों की आंखों में बसे मजाक उड़ाते भावों से बेखबर। क्या तुम सब अंधे हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि यह व्यक्ति कौन है? सुमन की खुशी बस एक पल के लिए ही टिकी, इससे पहले कि वह असंतोष महसूस करने लगी। वह सिया द्वारा मचाई गई हलचल से बेहद असंतुष्ट थी। ये कौन है? सुमन, क्या तुम उसे जानती हो? ये छोटी सुंदरी सिया की सीट पर क्यों बैठी है? छोटी सुंदरी शब्द सुनकर सुमन की आवाज तीखी हो गई। वही सिया है? क्या वह सिया है? असंभव। कक्षा में सिया की उपस्थिति मुश्किल से ही महसूस की जाती थी, क्योंकि हर कोई उसे एक भावशून्य डरपोक लड़की के रूप में जानता था, जो हमेशा अपना सिर नीचे रखती थी। उसका चेहरा शायद ही कभी विस्तार से देखा गया हो। वह अपनी सीट पर बैठी सुबह के स्वाध्याय की तैयारी के लिए अपनी पाठ्यपुस्तक निकालती हुई लड़की से कोसों दूर थी। वह मेरी बहन है। सुमन ने अचानक अपने शब्द रोक लिए। हालांकि दोनों बहनें 2 साल से ज्यादा समय से एक ही उच्च विद्यालय की कक्षा में थीं, लेकिन आज तक कक्षा में किसी को भी यह नहीं पता था कि वह मैली कुचली, किताबी कीड़ा सिया और घमंडी खूबसूरत सुमन सगी बहनें थीं। यह ऐसा था जैसे एक अमीर उत्तराधिकारिणी और एक झुग्गी में रहने वाली का एक दूसरे से कोई लेना देना न हो। तो ऐसी दिखती है सिया, वह असल में काफी अच्छी दिख रही है। आसपास के सहपाठियों ने सभी ने उत्सुकता से देखा। उन्होंने ऐसा जबरदस्त परिवर्तन पहले कभी नहीं देखा था। ये सिया पहले वाली से कहीं ज्यादा आंखों को सुहा रही थी। हालांकि उनके पिछले संबंधों को देखते हुए भले ही सहपाठी बातचीत में व्यस्त थे, कोई भी सिया के पास नहीं आया। सिया शांति और सुकून से खुश थी, जैसे कि उसने अपने चारों ओर की नजरों को देखा ही न हो, और गंभीरता से पाठ्यपुस्तक की समीक्षा करने लगी। सिया के परिवर्तन के कारण सुमन दिन भर असहज महसूस करती रही। गुस्से की एक सांस उसकी छाती में अटकी हुई थी, जो उसे फटने की कगार पर धकेल रही थी। सिया के बदलाव ने उसे यह महसूस कराया कि चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थीं। दोपहर में विद्यालय के अंत तक सहने के बाद और रसायन शास्त्र के शिक्षक की वलक कमाना देरी के बाद सुमन ने तेजी से कमरे से बाहर निकलती सिया की आकृति का पीछा किया। लेकिन जब तक वह कक्षा के बाहर उसका पीछा करती, वह पहले ही सिया को नजरों से खो चुकी थी। अध्यापिका जी, मैं छात्रावास के लिए आवेदन करना चाहती हूँ। 12वीं कक्षा के वर्ग 1 की कक्षा अध्यापिका किरण ने यह सुनकर गृहकार्य जांचने वाली कलम नीचे रखी और सिया की ओर ऊपर देखा। उनके सामने खड़ी सुंदर लड़की को आज के पहनावे में पहचानना मुश्किल था, लेकिन अध्यापिका किरण, जो हमेशा जिम्मेदार थीं और हर छात्रा को गहराई से जानती थीं, ने ध्यान से देखा और सिया को पहचान लिया। अध्यापिका किरण के मन में यह एक चुपचाप रहने वाली और संकोची लड़की थी, जिसका अकादमिक प्रदर्शन वास्तव में असाधारण था, लेकिन उसके बारे में और कुछ खास नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसमें चमक की कमी थी, लेकिन लड़की बेहद जिद्दी थी। न तो कभी कक्षा की गतिविधियों में भाग लेती थी और न ही किसी सहपाठी के करीब आती थी। अध्यापिका किरण ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन सब व्यर्थ रहा। हद से ज्यादा जोर देने पर वह और भी खामोश हो जाती, जिससे अध्यापिका किरण ने आखिरकार हार मान ली। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिया इस बार उनके पास आएगी। अभी 12वीं कक्षा की तैयारी की अंतिम महत्वपूर्ण अवधि है। अचानक माहौल बदलना।
ध्यान से सोचने के बाद अध्यापिका किरण ने अपना लहजा नर्म किया और पूछा, क्या तुम जीवन या पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना कर रही हो? क्या मैं इस बारे में तुमसे बात कर सकती हूँ? सिया, अध्यापिका जी, मैं सच में एक अच्छे विश्वविद्यालय में जाना चाहती हूँ। सिया की आंखों में एक तेज चमक कौंधी, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। लेकिन मैं घर पर ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। मेरे माता पिता, वे बोलते बोलते सिया के भाव ऐसे हो गए जैसे कुछ कहना मुश्किल हो। अध्यापिका किरण सच में एक अच्छी अध्यापिका थी। वह ऐसी होनहार छात्रा को बर्बाद होते नहीं देख सकती थी, ये जानते हुए कि सिया के मौजूदा अंकों से देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में भी दाखिले की उम्मीद थी। और दूसरे विद्यालयों के लिए, जब तक वह महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा में सामान्य प्रदर्शन करती, कोई समस्या नहीं होती। अध्यापिका किरण, तो फिर मैं जाकर तुम्हारे माता पिता से ठीक से संवाद करूंगी। सिया ने अपना होंठ काटा, काफी शर्मिंदा दिख रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है अध्यापिका किरण, आप हमारे परिवार की स्थिति नहीं समझती। मेरे माता पिता मेरी बहन का थोड़ा ज्यादा पक्ष लेते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे अंक अच्छे नहीं हैं। तुम्हारे माता पिता तुम पर बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं, अध्यापिका किरण ने भवें सिकोड़ते हुए कहा। सिया केवल आधी अधूरी बात कह रही थी। उसके कमजोर शरीर ने अध्यापिका किरण को एक बड़े पारिवारिक नाटक की कल्पना करने पर मजबूर कर दिया। उम्र में बड़ी होने और जीवन में बहुत कुछ देखने के कारण, जिसमें कई पक्षपाती माता पिता शामिल थे, और यहाँ तक कि ऐसी स्थितियां भी जिनकी ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, कहानी की किताबों या दूरदर्शन के नाटकों से भी ज्यादा बेतुकी। सिया के स्वभाव के बारे में सोचते हुए अध्यापिका किरण के मन में सिया के माता पिता के प्रति काफी खराब धारणा बन गई थी। चिंता मत करो, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं तुम्हारे माता पिता से अच्छी तरह बात करूंगी, अध्यापिका किरण ने आश्वस्त किया। सिया ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आवाज़ धीमी थी। क्या हम मेरे माता पिता को न बताएं? वे दिखावे की बहुत परवाह करते हैं। मैं विद्यालय में रहूंगी, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। अध्यापिका किरण असहमत हुई। ये बात तुम्हारे माता पिता को बताना अभी भी जरूरी है। चिंता मत करो, मैं उन्हें बताने के लिए कोई और तरीका ढूंढ लूंगी, वे मान जाएंगे। सिया बहुत आभारी थी और हल्की सी मुस्कुराई, जो बारिश के बाद सूरज की किरण की तरह तेजी से गुजर गई। धन्यवाद अध्यापिका जी। मेरी बहन सुमन। अगले ही सेकंड, जैसे उसे अपनी जबान फिसलने का एहसास हुआ हो, सिया ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। अपना भाषा का गृह कार्य पकड़े। यामिनी, जो ठीक उसी समय कार्यालय के दरवाजे तक पहुंची थी, ने अध्यापिका किरण की आवाज़ सुनी। सुमन तुम्हारी सगी बहन है। यामिनी चुपचाप अपने कदम पीछे हटा लिए। उसके चेहरे पर एक उल्लासपूर्ण भाव था और वह अपना गृह कार्य लेकर तेजी से चली गई। देखो, उसे एक बहुत बड़ा रहस्य पता चल गया था। कक्षा की सुमन और सिया असल में बहनें हैं। ये पूरी तरह से अकल्पनीय है और सूद परिवार कितना पक्षपाती है। सुमन के कहने पर उन्होंने छोटी बेटी को उसी कक्षा में रहने दिया। जहां बड़ी बेटी एक अमीर युवती की तरह कपड़े पहनती है, वहीं छोटी को एक गरीब, नाजुक फूल की तरह पाला जाता है। यामिनी उत्सुक थी। वह दूसरे छात्रों को बताना चाहती थी, सुमन के रोज के ढोंग को उजागर करने के लिए, जो हर दिन एक अमीर घराने की नाजुक और कीमती युवती होने का नाटक करती थी। अब देखते हैं कि वह अपना चेहरा कहाँ छिपाएगी। सिया सच में दुर्भाग्यशाली थी कि उसकी ऐसी बहन थी। सुमन के साथ अपनी अनबन के कारण यामिनी ने इस बेचारी छोटी बहन सिया के लिए बहुत सहानुभूति महसूस की। अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं और जल्द ही उसके लिए न्याय पाने के बारे में सोचने लगी। हे बदनसीब सुमन, आखिरकार उसकी छोटी सी चोरी पकड़ी गई। यामिनी इतनी रोमांचित थी कि वह लगभग वहीं घूमने ही वाली थी। सिया के अध्यापिका के कार्यालय से बाहर आने के बाद उसने अपनी आस्तीन से अपनी आंखों के कोने में बचे आंसू पोंछ दिए। उसकी आंखों की मूल उदासी और लाचारी पिघलती बर्फ की तरह गायब हो गई, एक भी निशान नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उसके होंठ एक उज्ज्वल मुस्कान में बदल गए। सिया ने अपनी पसंद को नहीं दबाया था। माता पिता द्वारा प्यार न किए जाने पर वह खुद असहाय महसूस करती थी। छिपाने या दबाने का कोई कारण नहीं था। उसने खुद कुछ भी गलत नहीं किया था। सुमन का उसकी बहन होना एक स्थापित वास्तविकता थी। दोनों एक ही माँ से पैदा हुई थी। कोई भी दूसरे से ज्यादा कुलीन नहीं हो सकता था। सुमन ने इसे हमेशा छिपाया, लेकिन सिया ने फैसला किया कि सभी को पता चलना चाहिए। अपनी मूल यादों से बाद में होने वाली घटनाओं के बारे में सोचते हुए उसे हर किसी द्वारा निंदित किया जाएगा, उस पर दिखावटी होने का आरोप लगाया जाएगा। क्या होता अगर वह एक गरीब परिवार में पैदा नहीं होती? क्या होता अगर उसकी सगी बहन एक अमीर युवती का जीवन जीती? तब सुंदरता और प्रशंसा के लिए उसकी लालसा समझ में आती। स्पष्ट रूप से वह स्वर्ग की आकांक्षा कर सकती थी, तो खुद को कीचड़ के गड्ढे में क्यों सीमित रखे? सिया ने एक स्कर्ट को तेजी से कोने के चारों ओर गायब होते देखा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। जिस पल यामिनी दरवाजे के बाहर खड़ी हुई, सिया ने उसके आने पर ध्यान दे दिया था। इसके बाद के शब्द उसने उन्हें जानबूझकर कहा था, न केवल अध्यापिका किरण की सहानुभूति जगाने के लिए, बल्कि बाहर यामिनी द्वारा सुने जाने के लिए भी।
उसे विश्वास था कि दूसरी पार्टी निश्चित रूप से उसके लिए एक आश्चर्यजनक परिणाम लाएगी। शाम के स्वाध्याय से 1 मिनट पहले सुमन अपने एक प्रशंसक द्वारा खरीदी गई कुल्फी के साथ इत्मीनान से कक्षा में दाखिल हुई, घंटी की आवाज़ की पूंछ पर कदम रखते हुए, और थोड़ी देर बाद ही उसे कक्षा के अजीब माहौल का एहसास हुआ। सहपाठी उसे एक अजीब समझ से बाहर की नज़र से देख रहे थे। सुमन एक पल के लिए रुकी, मुस्कुराई, अपने बालों को सहलाया और एक युवा लड़की के भोले आकर्षण के साथ चिढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? क्या अब भी सोचते हो कि मैं आज ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ? सुमन ने कहा, जबकि वह अपना नया कीमती कंगन दिखा रही थी जिसे उसने कुछ दिन पहले मालती को मनाकर खरीदा था। अगर यह पहले होता तो सुमन को पसंद करने वाले छात्र और छात्राएं निश्चित रूप से हामी भरने लगते। वास्तव में हमारी सुश्री सुमन सबसे सुंदर हैं। हालांकि आज जो उसका स्वागत कर रहा था वह एक भयानक शांत माहौल था। उसके सहपाठियों की नज़रें और भी ज्यादा अजीब हो गईं। यामिनी को सुमन का अभी का रूप सख्त नापसंद था। वह अचानक खड़ी हो गई, सुमन पर जोर से मुस्कुराते हुए, सुमन, क्या तुम्हारा कंगन नया है? मैंने इसे पहले काउंटर पर देखा है। यह इस साल का नया नमूना है और इसकी कीमत 20,000 रुपये से ज्यादा है। तुम्हारे लिए ये किसने खरीदा? सुमन के चेहरे पर एक घमंडी भाव दिखा। उसने जानबूझकर अपनी कलाई को तेज रोशनी के नीचे दिखाया, एक विजयी हंस की तरह दिख रही थी, और तिरछी नज़र से यामिनी को देखा। यह अच्छा लग रहा है ना? मेरी माँ ने मुझे कुछ दिन पहले ही ये दिया है। उन्होंने कहा कि यह मेरी त्वचा के रंग पर विशेष रूप से जंचता है, और सच में देखो, क्या यह मुझ पर विशेष रूप से सुंदर नहीं लग रहा है? अगर आप एक अमीर परिवार से होते तो 20,000 रुपये से ज्यादा की कोई चीज़ बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आम उच्च विद्यालय के छात्रों की नज़रों में यह अभी भी एक बहुत महंगी कीमत थी। प्रशंसा की अपेक्षित आवाज़ें उम्मीद के मुताबिक नहीं आईं। जो लड़कियां आमतौर पर उसके आसपास जमा रहती थीं, वे आज रात असामान्य रूप से शांत थीं। यामिनी बिना बोले मुस्कुराई, लेकिन लड़कियों में से एक खुद को पूछने से नहीं रोक सकी, सुमन, मैंने सोचा था कि तुम्हारा परिवार अमीर नहीं है, तुम अपनी माँ को तुम्हारे लिए इतनी महंगी चीज़ें खरीदने कैसे दे सकती हो? सुमन भौचक्की रह गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरा परिवार कब से खराब हालत में है? देखो कि मैं आमतौर पर कैसे खाती, पहनती और रहती हूँ। तुम बता सकती हो कि मेरा परिवार गरीब नहीं है, ठीक है? सुमन का स्वभाव बिल्कुल मालती जैसा था, उसके व्यक्तित्व में बसे प्राकृतिक गर्व को पूरी तरह से विरासत में पाया था। आमतौर पर उसकी प्रशंसा करने वाले सहपाठियों द्वारा गरीबी के बारे में सवाल किए जाने पर सुमन ने काफ़ी अपमानित महसूस किया। हालांकि उसके परिवार की परिस्थितियां उतनी समृद्ध नहीं थीं जितनी वह आमतौर पर दिखाती थी, लेकिन वे वास्तव में अच्छी तरह से जी रहे थे। अगर सुमन ने हमेशा बेहतरीन चीज़ों का पीछा नहीं किया होता तो सूद परिवार आराम से रह सकता था, बजाय इसके कि वे अब की तरह संघर्ष कर रहे हों। सूद परिवार के पास अभी भी कुछ बचत थी, लेकिन एक राजकुमारी की तरह रहने वाली बेटी को पालना एक ऐसा खर्च था जिसे साधारण परिवार मुश्किल से ही उठा सकते थे। तुम्हारी किस आंख ने मुझे बहुत गरीब देखा? अपनी किशोरावस्था के अंतिम पड़ाव में ये वह समय था जब कोई दूसरों के संदेहों से सबसे ज्यादा नफरत करता है। गरीब कहलाने पर सुमन का कुलीन गौरव इसे सहन नहीं कर सका और उसने उस लड़की पर तीखा हमला कर दिया जिसने अभी अभी बात उठाई थी। यामिनी ने हालांकि मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बीच में ही टोक दिया, तो फिर तुम इतनी अमीर क्यों दिखती हो जबकि तुम्हारी बहन इतनी जर्जर दिखती है? इतना पक्षपाती होना ठीक नहीं है। सुमन का हाथ कांप गया, उसकी कुल्फी लगभग जमीन पर गिर ही गई थी। उसका दिल घबरा गया, उसकी आंखें कतराने लगीं, फिर भी उसने सतह पर सख्त दिखने की कोशिश की। तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरा परिवार बस। इससे पहले कि सुमन अपनी बात पूरी कर पाती, यामिनी ने उसे बीच में ही काट दिया। तो सिया सच में तुम्हारी सगी बहन है? हम लगभग 3 साल से सहपाठी हैं और हमें कभी पता ही नहीं चला। सुमन के चेहरे पर स्पष्ट रूप से घबराहट के भाव ने उन सहपाठियों को जो शुरू में यामिनी की बातों पर संदेह कर रहे थे, सच्चाई का एहसास करा दिया। उन्होंने सोचा था कि यामिनी, जिसकी सुमन से नहीं बनती थी, ने सुमन को नाराज करने के लिए कोई पागलपन भरी योजना बनाई थी, लेकिन सुमन के हाव भाव को देखकर पता चला कि यामिनी सच कह रही थी। यह अविश्वसनीय था। आमतौर पर सुमन सिया के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, कभी कभी उस पर हुक्म चलाती और दूसरे सहपाठियों के सामने उसकी बुराई करती थी। सौभाग्य से उनकी कक्षा उच्च विद्यालय वरिष्ठ वर्ष 1 पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करती थी। ज्यादातर छात्र कुछ कामचोरों को छोड़कर पढ़ाई पर ही ध्यान देते थे। वरना सिया, जो 2 साल से ज्यादा समय से सुमन के साथ कक्षा साझा कर रही थी, को निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मुश्किल समय बिताना पड़ता। उनके मूल पथ पर सिया, जो सुमन के साथ ही उसी विश्वविद्यालय में पहुंची, कि जिंदगी सच में बहुत कठिन रही होगी। बहिष्कृत किया जाना, दिखावटी और शातिर का ठप्पा लगना, हर किसी द्वारा नापसंद किया जाना और त्यागा जाना।
यामिनी ने इसे शुरू किया और जिज्ञासा से भरे सहपाठियों ने सुमन पर सवालों की बौछार कर दी। क्या सिया सच में तुम्हारी बहन है? तुमने कभी उसका जिक्र क्यों नहीं किया? क्या तुम सच में एक ही माता पिता से पैदा हुई हो? सिया को कहीं से उठाया या तुम्हारे परिवार ने गोद तो नहीं ले लिया है ना? सभी की कल्पनाएं जंगली हो गईं और उल जलूल अटकलें फूट पड़ीं। वही तो सिया तुमसे कितनी अलग है। मैंने सोचा था कि उसका परिवार बेहद गरीब है। सुमन ने यामिनी की चुभती नज़रों के नीचे एक बार फिर असहज महसूस किया। उसने सुमन को सिर से पांव तक जांचा और मुस्कुराते हुए पूछा, सुमन, क्या तुम्हारा परिवार सच में गरीब नहीं है? फिर सिया क्यों? यामिनी ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया, जिसने सुमन को सिया से हड्डी तक नफरत करने पर मजबूर कर दिया। वह मुसीबत खड़ी करने वाली सिया, ये सब उसकी गलती थी। उसे उसकी जानी दुश्मन के सामने हंसी का पात्र बना दिया। चिढ़कर सुमन जोर से चिल्लाई, किसे पता कि उसकी क्या अजीब आदतें हैं। उसे अच्छे कपड़े या अच्छी चीजें रास नहीं आती। हे! शर्मिंदा और गुस्से में सुमन ने चारों ओर देखा और सिया को न पाकर कमरे में सहपाठियों पर नजर डाली और वहां और नहीं रुक सकी। वह मुड़ी और बाहर भाग गई। सुमन पूरे रास्ते रोती रही जब तक उसने अपनी माँ को नहीं बुलाया। माँ, सिया को दूरभाष पर लाओ, यह जरूर उसी का किया धरा है। अपनी बेटी की सिसकियां सुनकर मालती तुरंत घबरा गईं और बार बार पूछने लगी, क्या हुआ? क्या बात है? सुमन ने दूरभाष पर चिल्लाया, सिया से बात कराओ। उसने ये जानबूझकर किया है। क्या वह मुझे अच्छा करते हुए नहीं देख सकती? इस बार मालती समझ गई कि इसमें जरूर सिया शामिल थी। वह सुबह शांत हो गई थी, लेकिन अब उस लड़की ने शाम को फिर से मुसीबत खड़ी कर दी थी। शुक्र है सिया आसपास नहीं थी, वरना मालती उसे थप्पड़ मार देती। वह अपनी लाडली बेटी सुमन को रोते हुए नहीं देख सकती थी। अध्यापिका किरण से संक्षेप में बात करने के बाद सिया ने शाम का स्वाध्याय सत्र छोड़ दिया। उसने अपने माता पिता के काम से घर लौटने से पहले का मौका उठाया और वापस चली गई। उसने चिथड़ों जैसे दिखने वाले पुराने कपड़ों में से 2 सेट चुने जो अभी भी ठीक ठाक थे। उसे 300 रुपये मिले जो उसने छोटी उम्र से ही किफ़ायत करके बचाए थे और घर से निकल गई। उसकी इस परिवार की बिना वेतन वाली घरेलू सहायिका, वह जो डांट खाती और मार खाती है, हमेशा के लिए बने रहने की कोई योजना नहीं थी। वह कोई दुखियारी नहीं थी। इस परिवार में बहनें बहनों जैसी नहीं लगती थीं, माता पिता जैसे नहीं लगते थे। इसके अलावा उसके दिल में एक विशेष रूप से साहसिक अटकल थी, जो भविष्य में सत्यापित होने का इंतजार कर रही थी। कहने को तो मज़ेदार है, सिया के अंक हमेशा अच्छे रहे थे। उच्च विद्यालय के दौरान उसे हर सत्र में छात्रवृत्ति और प्रतियोगिताओं से विभिन्न पुरस्कार मिलते थे, जो उसके पास मौजूद महज 300 रुपये से ज़्यादा होने चाहिए थे। फिर भी हंसी की बात है, हर बार जब उसे पैसे मिलते, इससे पहले कि वे उसके हाथ में गर्म होते, सुमन उन्हें छीन लेती थी। वह एक चमकदार पोशाक भी नहीं खरीद सकती थी जो वह चाहती थी। सिया ने 300 रुपये लिए और विद्यालय के पास एक छोटी सी दुकान से कुछ साधारण दैनिक जरूरत का सामान खरीदा, फिर सीधे लड़कियों के छात्रावास में चली गई। अध्यापिका किरण की व्यवस्था के कारण सिया को 2 लोगों का एक कमरा मिला, लेकिन दूसरा बिस्तर किसी को आवंटित नहीं किया गया था, इसलिए यह अनिवार्य रूप से सिर्फ उसी का था। इस पर सिया काफी प्रसन्न थी। वह अभी भी एक शांत जीवन पसंद करती थी। अध्यापिका किरण अपने काम में बहुत माहिर थीं। उन्होंने सुरेश सूद को संभलकर एक बुलावा भेजा, ये बताते हुए कि चूंकि विद्यालय सिया को बहुत महत्व देता है, इसलिए इस बात की अच्छी संभावना थी कि वह शीर्ष विश्वविद्यालयों का लक्ष्य रखने वाले छात्रों में से हो सकती है। इसलिए समय बर्बाद करने से बचने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि वह पढ़ाई में सुविधा के लिए विद्यालय के छात्रावास में रहे। शुरू में सुरेश पूरी तरह असहमत थे। उन्हें अध्यापिका के दावों पर संदेह था, सिया के अंक कब से इतने अच्छे हो गए। उन्हें इस बारे में क्यों नहीं पता था। हालांकि अध्यापिका किरण के बार बार स्पष्टीकरण देने के बाद उन्होंने आधे अधूरे मन से इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि सिया हमेशा एक शीर्ष छात्रा रही थी। यह उससे मेल नहीं खाता था जो सुमन आमतौर पर घर पर कहती थी। अंत में अध्यापिका किरण के वाक्पटु अनुनय ने अनिच्छा से सुरेश को अनुरोध स्वीकार करने के लिए मना ही लिया। वैसे भी सिया का छात्रावास में रहना बेहतर था, कहीं ऐसा न हो कि वह घर पर सुमन को नाराज कर दे और परिवार का माहौल बिगाड़ दे। सुरेश ने घर आने पर लापरवाही से इस खबर का जिक्र किया और मालती और सुमन की शुरुआती खरी खोटी के अलावा यह एक झील में कंकड़ की तरह डूब गया, पीछे कोई लहर नहीं छोड़ी। मालती और सुमन ने उस पल सुरेश की भावनाओं को साझा किया। वे अब उस परेशान करने वाली सिया को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थीं। सिया के आंखों की किरकिरी बने बिना सुमन को लगा कि उसके सामने की हवा ही ज्यादा साफ हो गई है। यहाँ तक कि शाम के स्वाध्याय सत्र के दौरान सार्वजनिक रूप से पूछे गए सवालों से उसे जो शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस हुआ था, वह भी काफी हद तक कम हो गया। लेकिन सूद परिवार की राहत की भावना केवल एक शाम तक ही रही, अगले दिन तक पूरी तरह से गायब हो गई। अगली सुबह जागने पर आमतौर पर तैयार रहने वाला बढ़िया नाश्ता गायब था, केवल एक खाली और ठंडी खाने की मेज उनका इंतजार कर रही थी।
मालती ने हाथ पैर मारे और आखिरकार 2 ठीक-ठाक नाश्ते परोसने में कामयाब रहीं, लेकिन स्वाद में कुछ कमी रह गई थी। पूरी सुबह भूखे रहने और स्वादिष्ट भोजन न मिलने के बाद उसके पति और बेटी दोनों के चेहरे उतर गए। सिया द्वारा बिगाड़े गए वे चंद लोग अच्छे मिजाज का नाटक नहीं कर सके। सुरेश और सुमन फिर भी संभालने लायक थे, सबसे सीधी असुविधा उतनी स्पष्ट नहीं थी। असहनीय भोजन के अलावा कोई विशेष रूप से मजबूत भावनाएं नहीं थीं, कम से कम फिलहाल के लिए। लेकिन मालती संघर्ष कर रही थीं। सुरेश और सुमन के लिए दिन में 3 बार भोजन तैयार करने के अलावा उन्हें काम के बाद किराने का सामान खरीदने के लिए बाजार भागना पड़ता और फिर घर आकर फर्श पोंछना, कपड़े धोना और हर तरह के घर के काम संभालने पड़ते। पूरे दिन के बाद वह थक जाती थी, उनकी पीठ दुखती थी और एक पल का भी आराम नहीं मिलता था। जब से सिया समझदार हुई थी, मालती ने इनमें से कोई भी काम नहीं किया था। पहले सिया ही चुपचाप सब कुछ संभाल लेती थी और घर के कामों ने उन्हें कभी चिंतित नहीं किया। जल्द ही सुरेश और सुमन दोनों को धीरे धीरे सिया की अनुपस्थिति की असुविधा का एहसास होने लगा। जब सुरेश की सफ़ेद कमीज एक बार फिर उनकी पत्नी द्वारा एक छोटे से छेद के साथ झुलसा दी गई तो वह खुद को और नहीं रोक सके और बोल पड़े, ठीक है, मैं खुद कर लूँगा। अगर तुम लगी रहीं तो मेरे पास पहनने के लिए एक भी कमीज नहीं बचेगी। सुरेश के गुस्से से चौंक कर मालती को ठेस पहुंची। वह सोच रही थी कि उनके पति पहले की तरह विचारशील क्यों नहीं रहे, यहाँ तक कि उन पर चिल्लाने भी लगे थे। गुस्सा भड़कने पर मालती ने हाथ में लिया काम छोड़ दिया, कपड़ों को नीचे फेंक दिया और गुस्से और दुख दोनों से शिकायत की, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। अगर तुम आभारी नहीं हो तो वह एक बात है, लेकिन मुझ पर चिल्लाना। तुम एक कमीज भी ठीक से इस्त्री नहीं कर सकती, घर अस्त व्यस्त है और तुम हर दिन जो खाना बनाती हो वह बिल्कुल बेस्वाद होता है, तुम आखिर क्या सही कर सकती हो। स्वादिष्ट भोजन और एक साफ सुथरे घर जहां सब कुछ व्यवस्थित होता था, मैं घर आने के आदी। सुरेश ऐसे अराजक घरेलू मामलों का सामना करते हुए अपनी हताशा और भ्रम को दबाना असंभव पा रहे थे, जो सीधे उनके माथे पर चढ़ गया। और मालती, जो तत्काल निशाना थी, सुरेश के भड़ास निकालने का जरिया बन गईं। किस दूसरे आदमी की पत्नी उसकी तरह थी, जो एक घर को व्यवस्थित नहीं रख सकती थी, ये बस अपमानजनक था। तुम भी क्या खूब हो। जब तुम्हें लगता है कि मैं कुछ भी सही नहीं कर सकती, तो तुम अब से ये सारे मामले खुद ही संभाल लो। मालती नुकसान सहने वालों में से नहीं थी और उन्होंने तुरंत अपने हाथ खड़े कर दिए और काम छोड़ दिया। अपने कमरे में छिपी सुमन ने अपने कान ढांक लिए, लेकिन वह भी दरवाजे की दरार से आती अपने माता पिता की बढ़ती हुई जोरदार बहस की आवाज़ को नहीं रोक सकी। वह खुद भी बहुत परेशान हालत में थी। उसके सभी सहपाठी अब जान गए थे कि सिया उसकी छोटी बहन थी और हर दिन ताने बाने की एक अथक धारा लाता था। खासकर यामिनी, जो और भी ज्यादा निर्मम हो गई थी। और वह मुसीबत सिया ने उसकी मदद करने के बारे में सोचा भी नहीं, बल्कि इसके बजाय यामिनी के साथ मिल गई। कभी का गर्मजोश और सामंजस्यपूर्ण घर अब मौजूद नहीं था। वह नहीं समझ पा रही थी कि उसके माता पिता, जो कभी इतने प्यार में थे, अब सबसे तुच्छ मामलों पर लगातार क्यों झगड़ते थे। सच में सिया एक मनहूस थी, एक आपदा, सब उसी की गलती। आत्मा बलिदान करने वाली सिया के बिना सूद परिवार का घर अराजक हो गया था, लेकिन सिया सूद परिवार को छोड़कर पहले से कहीं ज्यादा बेफिक्र जिंदगी जी रही थी। रोजमर्रा की चीजों पर खर्च करने के अलावा उसके पास 300 रुपये में से 200 से ज्यादा रुपये बचे थे, जिसे सिया ने पूरी तरह से अपने भोजन पत्र में डाल दिया था। एक उच्च विद्यालय की छात्रा के रूप में जीवन सरल और नीरस था। ये पढ़ाई थी और फिर और पढ़ाई। उच्च विद्यालय की पाठ्य पुस्तकें सिया के लिए बहुत आसान थीं। आखिरकार वह थी जिसने सबसे गहन अकादमिक शोध में भी हाथ आजमाया था। हालांकि इन बुनियादी बातों को फिर से देखने से उसे नई अंतर्दृष्टि मिली। इसने सिया की दिलचस्पी जगा दी। सोने और शौचालय जाने के अलावा उसने अपना सारा समय बुनियादी ज्ञान बिंदुओं की समीक्षा करने में बिताया। सिया की लगन ने उसकी कक्षा अध्यापिका किरण को बहुत प्रसन्न किया और वर्ग 1 में उसके सहपाठियों को भी एक जरूरी एहसास कराया। यहाँ तक कि इसने उनके बीच सीखने के लिए उत्साह की एक लहर भी जगा दी। हालांकि सीखने के कुशल तरीके खोजने के लिए अथक प्रयास करने वाले छात्रों के इस समूह के बीच अभी भी कुछ ऐसे थे जो अलग होने के लिए सबसे अलग थे, और सुमन उनमें से एक थी। उसे सिया को अपने सामने अकड़कर चलते देखना असहनीय लगता था, खासकर जब से वह बेहतर और बेहतर होती जा रही थी। सिया, जो कक्षा में हमेशा अदृश्य रही थी, अब ज्यादा से ज्यादा सहपाठियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, जिससे सुमन को बहुत असंतोष हो रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सिया को तो नाली में एक चूहे की तरह होना चाहिए था, जिसे हर कोई नज़रअंदाज कर दे। अब ऐसा कैसे? सुमन गुस्से में थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। हर कोई सूद परिवार की उथल पुथल के बारे में गपशप कर रहा था, और अब जब यह आखिरकार शांत हो गया था, तो वह उनकी चर्चा को फिर से भड़काना नहीं चाहती थी। इसलिए चाहे सुमन सिया से कितनी भी नफरत करती हो, उसमें उसे खुलेआम धमकाने की हिम्मत नहीं थी।
उच्च विद्यालय के छात्र जो समाज द्वारा तराशे नहीं गए थे, अभी भी असाधारण रूप से भोले थे। वे केवल इस बात की परवाह करते थे कि किसके अंक अच्छे हैं, जो आसानी से उनकी प्रशंसा और सम्मान अर्जित कर सकता था। मूल सिया के अंक हमेशा अच्छे रहे, लेकिन शीर्ष स्तरीय वर्ग 1 में वह विशेष रूप से अलग नहीं दिखती थी। लेकिन नई सिया में बदलने के बाद 1 महीने के भीतर उसने कई अभ्यास परीक्षाओं में पूर्ण लाभ के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, हर विषय में पूरे अंक प्राप्त किए। जबकि दूसरी ओर सुमन ने अपनी श्रेणी को और ज्यादा पीछे गिरते देखा और आखिरी परीक्षा में वह कक्षा में सबसे नीचे पहुंच गई। हालांकि दूसरे छात्रों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सुमन को लगा जैसे हर कोई उस पर हंस रहा हो। कृपया अपने माता पिता से अपने अभ्यास परीक्षा के परिणामों पर हस्ताक्षर करवाएं। जैसे ही अध्यापिका किरण की आवाज़ धीमी पड़ी, पूरी कक्षा में तरह तरह की आहें गूंज उठीं। क्या इतना क्रूर होना जरूरी है? मैंने इस बार खराब प्रदर्शन किया, अगर मेरे माता पिता को पता चला तो डांट पड़ना तो तय है। इतना दिखावा मत करो, तुम इसे खराब प्रदर्शन कहते हो तो फिर हम क्या करें? वही तो, तुम उसे अच्छा कहते हो। सिया को देखो, मुझसे पूरे 30 अंक ज्यादा। खुद की तुलना सिया छात्रा से कर रहे हो, क्या ये जानबूझकर दुख मोल लेना नहीं है? क्या तुमने इतनी सारी असफलताओं से भी सबक नहीं सीखा? अपने सहपाठियों की टिप्पणियां सुनकर सुमन की आंखें लाल हो गईं। जब वह अपने परिणाम पत्र पर लिखे अंकों को घूर रही थी, मुट्ठियां कसती जा रही थीं। यामिनी अपने परिणाम पत्र के साथ सुमन के पास आए, रोमांचित लग रही थी। वह अपनी प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। क्या सुमन पहले बहुत घमंडी नहीं बनती थी? अब जब वह कक्षा में सबसे नीचे है, तो देखते हैं कि वह अब भी इतनी घमंडी कैसे रह सकती है। सुमन, तुम और सिया सच में बहनें हो, दोनों पहले स्थान पर, एक सीधी तरफ से और एक उल्टी तरफ से। इतना अपमान सहन न कर पाने पर सुमन ने दूसरी को धक्का दिया और अपना परिणाम पत्र पकड़े हुए बाहर भाग गई। जब वह सिया के पास से गुजरी तो उसकी आंसुओं से भरी आंखों में उसकी उम्र से ज्यादा की ईर्ष्या दिखाई दी। अब तुम खुश हो, खुद पर काफी गर्व महसूस कर रही हो? बिल्कुल बेतुका। सिया निशब्द थी। उसके अच्छे अंक, क्या वे उसकी अपनी मेहनत का नतीजा नहीं थे? भले ही वह इसे लेकर खुश और गौरवान्वित महसूस करती हो, क्या ये स्वाभाविक नहीं था? क्या उसे सच में अपनी बहन के घमंड का ख्याल रखना था और जानबूझकर खराब प्रदर्शन करना था? यामिनी को उम्मीद नहीं थी कि सुमन इतनी अतार्किक प्रतिक्रिया देगी, अपना गुस्सा सिया की ओर मोड़ देगी। वह झेपते हुए पास आए और सिया से धीरे से माफी मांगी। मुझे सच में नहीं पता था कि वह ऐसी प्रतिक्रिया देगी, यह सब मेरी गलती है। अपनी जबान फिसलने के लिए खुद को कोसते हुए उसे उस मूर्ख सुमन को उकसाने की क्या जरूरत थी? बिना अपना सिर उठाए ही सिया ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारे बिना भी वह मुझे देखकर वैसे भी नाखुश ही होती। मुझे बचपन से ही इसकी आदत है। उसके उदासीन लहजे ने अचानक कुछ पल के लिए आसपास सन्नाटा कर दिया। यामिनी ने उत्सुकता और सावधानी से पूछा, तुम्हारे माता पिता? सिया, ओह, वे सिर्फ सुमन को पसंद करते हैं, शायद इसलिए कि उसे उनकी अच्छी शक्ल सूरत विरासत में मिली है। जैसे ही सिया ने बोला, उसके दिमाग में अचानक एक ज्ञान का विस्फोट हुआ। शक्ल सूरत। आजकल सिया विशेष रूप से ताजगी भरे कपड़े पहनती थी, अपनी पिछली डरपोकपन और हीन भावना को त्याग कर। नतीजतन उसका रूप पूरी तरह से खिल गया था। असाधारण रूप से आश्चर्यजनक नहीं, लेकिन न ही ठहरे हुए पानी की तरह बहुत नीरस, कोमल और शालीन, काफी हद तक दक्षिण की धुंधली सूक्ष्म सुंदरता की तरह। ऐसी विशेषताएं जिनका सूद परिवार के अन्य 3 सदस्यों से कोई मेल नहीं था, न तो पिताजी जैसी और न ही माँ जैसी। शाम के स्वाध्याय के बाद सिया छात्रावास वापस जा रही थी। जब वह पेड़ों के एक घने झुरमुट से गुजर रही थी, एक अचानक आई परछाई ने उसे चौंका दिया। सिया, एक जानी पहचानी आवाज जिसमें गुस्सा भरा था। सिया ने ऊपर देखा और उदासीनता से पूछा, सुमन, क्या बात है? क्या बात है? अब तुम मुझे दीदी भी नहीं कह रही हो? मैं पिताजी और माँ को बताने जा रही हूँ, देखती हूँ वे तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। सिया, ओह ठीक है। सुमन चौंक गई, इससे पहले कि उसे एहसास होता कि यह सिया का जवाब था। कोई चिंता नहीं, कोई दया की भीख नहीं। वह सिया के रवैये से बहुत असंतुष्ट थी। माँ तुम्हें जरूर डांटेंगी। सुमन सिया की कमजोरी अच्छी तरह जानती थी। वह माता पिता के उसके प्रति रवैये की सबसे ज्यादा परवाह करती थी। समझ गई, क्या तुम्हें और कुछ कहना है? सिया की प्रतिक्रिया सुमन की उम्मीदों के मुताबिक नहीं थी, लेकिन दूसरी पार्टी के अधीर जाने को तैयार हाव भाव को देखते हुए सुमन के पास इस पर बहस करने का समय नहीं था और उसने सीधे अपना मकसद बताया। अपना परिणाम पत्र मेरे साथ बदल लो। सुमन ने ढिठाई से ऐसी बेतुकी और अतार्किक मांग की। उसे यकीन था कि दूसरी पार्टी मना नहीं करेगी, क्योंकि उच्च विद्यालय के इन सालों में जब भी परिणाम पत्र जारी किए जाते थे, वह हमेशा ऐसा ही करती थी।
उसे पढ़ाई में तेजी दिखाकर अगली कक्षा में जाने की इजाज़त देना कथित तौर पर उसकी अपनी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए था, लेकिन सिया हमेशा उससे बेहतर अंक ले आती थी। ये कुछ ऐसा था जो सुमन को नापसंद और असहज लगता था। सौभाग्य से सिया, वह मूर्ख, कभी भी उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करती थी। जब परिणाम पत्र बदलने के लिए कहा जाता तो वह बस कर देती थी। असंभव, क्या कहा तुमने? सुमन ने सोचा कि उसने गलत सुना। सिया ने ठंडक से हकार भरी, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैंने अपनी काबिलियत से अपने अंक हासिल किए हैं, मैं उन्हें तुम्हारे साथ क्यों बदलूं? अगर तुम इतनी ही काबिल हो तो खुद अपनी कक्षा में पहला स्थान ले आओ। जिनके पास काबिलियत नहीं होती वे केवल धोखे का सहारा ले सकते हैं। सुमन का गुस्सा भड़क उठा और उसने सिया के चेहरे पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया। उसके तेजी से संवारे गए नाखून जैसे अपने आप ही चेहरे के सबसे नर्म हिस्सों को निशाना बना रहे थे। एक हल्की सी खरोंच भी शायद चेहरे को बिगाड़ देती। सुमन की आंखों में नफरत और द्वेष की झलक कौंधी, मानो वह सिया के बिगड़े हुए चेहरे की कल्पना कर रही हो, और उसके होठों पर अनजाने में एक उपहास भरी मुस्कान आ गई। लेकिन क्या सिया वह थी जिसे कोई भी अपनी मर्जी से धमका सकता था? सिया पीछे की ओर हटी और सुमन का हाथ खाली हवा में चला गया। फिर तेजी से आगे बढ़ते हुए सिया ने पलटकर एक थप्पड़ मारा। सुमन का चेहरा एक तरफ मुड़ गया और उसके गोरे गाल पर तेजी से एक सूजा हुआ लाल निशान उभर आया। ये थप्पड़ सिया की पूरी ताकत से मारा गया था। दूसरे के दुर्भावनापूर्ण इरादों की तुलना में सिया ने खुद को असाधारण रूप से दयालु और रहमदिल समझा। अपना चेहरा पकड़कर सुमन की आंखें अविश्वास से भरी थीं। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? सिया ने अपना हाथ झटकते हुए मुस्कुराकर कहा, तुमने पहली की, मैंने 15वीं का जवाब दिया। काफी निष्पक्ष है ना? ये बस एक थप्पड़ था, लेकिन सिया को अपनी कलाई में थोड़ा दर्द महसूस हुआ जिसने उसे चिढ़ा दिया। इस शरीर का जिस्म थोड़ा ज्यादा ही कमजोर था। उसे अपनी कसरत मजबूत करने की जरूरत थी, वरना भविष्य में वह बदमाशों से लड़ने के लिए काफी मजबूत कैसे होगी? कसरत की योजना को तुरंत आगे लाने की जरूरत थी। मैं तुम्हें मार डालूंगी, सुमन चिल्लाई और सिया पर झपटी। इस बहन के सामने वह हमेशा श्रेष्ठ रही थी, फिर भी आज उसे सच में एहसास हुआ कि जिस मिट्टी की मूरत को वह सोचती थी कि वह ढाल सकती है, वह एक वज्र में बदल गई थी, अनजाने में उसे ही दर्द दे रही थी। सिया ने बाएं और दाएं बचते हुए उसे ऐसे खेला जैसे वह कोई छोटा जानवर हो। सुमन को अपने पास भी नहीं आने दिया। वहां क्या हो रहा है? विद्यालय में गश्त कर रहे सुरक्षा प्रहरी ने उनकी ओर एक बत्ती चमकाए। ये देखकर सुमन घबरा गई, सिया को छोड़ा, मुड़ी और भाग गई। एक धमकी छोड़ना नहीं भूली, अगर मैं तुम्हें नहीं संभाल सकती तो मुझे विश्वास नहीं होता कि माँ और पिताजी नहीं संभाल सकते। सूजे हुए चेहरे, बिखरे बालों और अस्त व्यस्त कपड़ों के साथ सुमन घर लौटी। उसे देखते ही मालती चौंक गई और पागलों की तरह अपनी बेटी को अपनी ओर खींचा। कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारे साथ? सुमन ने घर में घुसते ही रोना धोना शुरू कर दिया, जिससे मालती को लगा कि उसकी बेटी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसने घबराकर सुरेश सूद को बुलावा भेजा, जो दफ्तर में अतिरिक्त समय तक काम कर रहे थे। सुरेश भी बुरी तरह डर गए और तुरंत घर की ओर भागे। उन्हें अपनी इस बेटी से बहुत उम्मीदें थीं, अगर वह सच में बर्बाद हो जाती। दोनों में से किसी ने भी आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। डरो मत, हमें बताओ क्या हुआ, मालती ने धीरे से फुसफुसाया, सुमन से सावधानी से बात करते हुए, इस डर से कि कहीं ऊंची आवाज से उनकी बेटी परेशान न हो जाए। सुमन अपने माता पिता के चिंतित भावों से पूरी तरह बेखबर थी। उसने एक दुखियारी युवती का अभिनय पूरी तरह से करने पर ध्यान केंद्रित किया। जब उसे लगा कि वह काफी रो चुकी है तो उसने आखिरकार अपनी अखरोट जैसी सूजी हुई आंखों से ऊपर देखा और दुख भरी आवाज में कहा, वह सिया थी। सिया ने मुझे सच में मारा। एक बड़ी बहन को मां की तरह होना चाहिए। मैंने उससे सिर्फ चंद बातें ही कहीं और उसने मुझे मार दिया। मुझे सच में उससे यह उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर कि बात उतनी बुरी नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी, श्री और श्रीमती सूद ने तुरंत राहत की सांस ली। लेकिन फिर वे क्रोधित हो गए। उसकी इतनी हिम्मत! मैंने एक एहसान फरामोश को पाला है। इतने सालों तक उसकी देखभाल करने और उसे सब कुछ देने के बाद वह मेरी बेटी को ही मारने लगी। सुरेश का भाव नाराजगी भरा था जब उन्होंने मालती की ओर देखा। मालती भी सुरेश जितनी ही गुस्सैल थीं और उनके पति के इल्जामों ने उनकी बेटी के प्रति उनकी सहानुभूति के साथ मिलकर अंततः सिया के लिए घृणा और नफरत का रूप ले लिया। वे सब मुझे सताने के लिए ही पैदा हुए हैं। कल मैं सिया से मिलने जा रही हूँ। मुझे सच में शिक्षकों और सहपाठियों से इस पर बात करनी ही होगी, क्योंकि छोटी बहन का अपनी बड़ी बहन को मारने का कोई कारण नहीं बनता। सुमन अपने माता पिता का गुस्सा सिया के प्रति भड़काने पर खुद से खुश थी, लेकिन जब वह शांत हुई तो उसे एहसास हुआ कि यह अनुचित था। माँ परेशान मत हो। अगर आप विद्यालय में तमाशा खड़ा करेंगी तो सिया अपने शिक्षकों और सहपाठियों का सामना कैसे कर पाएगी? मेरे लिए थोड़ी मुश्किल सहना ठीक है। ये बस एक छोटी सी बात है, इसे विद्यालय तक मत ले जाओ।
उसके शब्द, जिन्हें वह सोचती थी कि समझदारी दिखाते हैं, ने उसके माता पिता के गुस्से को और भी भड़का दिया। सुरेश ने कहा, अब हमें मनाने की कोशिश मत करो। बस अपनी माँ को विद्यालय जाने दो और सिया को वापस लाने दो ताकि अध्यापिका उसे ठीक से शिक्षित कर सके। सुरेश की योजना स्पष्ट थी, छात्रावास में रहने का क्या फायदा, आना जाना बेहतर है। उसे घर से गए ज्यादा समय नहीं हुआ है और वह पहले ही अपनी सगी बहन को मारने की हिम्मत कर रही है। उसने पूरी तरह से अपने तौर तरीके खो दिए हैं। उसे घर पर उनकी निगरानी में सीमित रखना ही बेहतर है। उसने बहुत तेजी से बुरी आदतें पकड़ ली हैं। माँ, पिताजी, मैं ठीक हूँ। मेरी बहन को दोष मत दो, या बस उसे वापस बुला लो और आप खुद उससे बात कर सकते हैं। यह इससे बेहतर है कि दूसरे हमारे परिवार पर हंसें। सुमन अच्छी तरह जानती थी कि उसके माता पिता अपनी इज्जत को कितना महत्व देते हैं और जानती थी कि वे अपनी घर की बातें बाहर नहीं उछालना चाहेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि सुरेश और मालती पहले ही पारिवारिक परेशानियों के बोझ से थक चुके थे और अगर उन्हें एक बहाने की जरूरत न होती तो वे सिया को पहले ही घर वापस लाना चाहते। ये बस सही मौका था। ऐसा नहीं था कि कक्षा अध्यापिका इस बारे में ज्यादा कुछ कह सकती थी। माँ, पिताजी, गुस्सा मत होइए, ये सब मेरी गलती है। आइए इस छोटी सी बात को हमारे परिवार की शांति भंग न करने दें। मुझे दुख हो रहा है। अपनी बेटी को इतना गंभीर देखकर सूद दंपत्ति ने सिया पर और ध्यान नहीं दिया। इस पर सुमन ने चुपके से राहत की एक गहरी सांस ली। उसने फिलहाल इस मुश्किल को संभाल लिया था। चाहे उसके माता पिता उसे कितना भी प्यार करते हों, वे उसके अकादमिक प्रदर्शन को लेकर गंभीर रूप से सख्त थे। अगर उन्हें पता चलता कि वह इतने लंबे समय से यह छिपा रही थी और सिया के साथ अंक बदल रही थी, तो सुमन उनके चेहरों पर आने वाले भावों की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मूल रूप से सुमन का ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था, लेकिन सिया के अंकों को बेहतर और बेहतर होते देख वह तो उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सकी और उसे डर था कि उसके माता पिता अपना ध्यान सिया की ओर मोड़ देंगे। एक बार शुरू होने के बाद ये नियंत्रण से बाहर हो गया था और स्वाभाविक रूप से इतने सालों तक जारी रहा। सिया ने हमेशा चुपचाप इसे सहा था, लेकिन इस बार वह ऐसा करने को तैयार क्यों नहीं थी। ये सच में परेशान करने वाला था, इतनी सारी मुसीबतें खड़ी कर रहा था। सुमन ने सोचा कि यह मुद्दा अब उसके पीछे छूट गया था, लेकिन जो बात अब उसे परेशान कर रही थी वह थी परिणाम पत्र पर हस्ताक्षर कराने का मामला। क्या उसे खुद ही हस्ताक्षर कर देने चाहिए? अगली सुबह जैसे ही सुमन विद्यालय गई, सुरेश और मालती ने अध्यापिका किरण के कार्यालय में प्रवेश किया। सिया को एक नियमित छात्रा के रूप में जारी रखने दें। अध्यापिका किरण ने अपने सामने खड़े दंपत्ति को अप्रसन्नता से देखते हुए भवेसिकुणी और सुरेश से कहा, श्रीमान सूद, क्या हम पहले इस पर सहमत नहीं हुए थे? मैंने सिया के छात्रावास में रहने के कारणों को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया था। अध्यापिका किरण के अप्रसन्न भाव को नजरअंदाज करते हुए मालती मुस्कुराई और बीच में ही बोल पड़ी, अध्यापिका जी, आप अभी भी मेरी बेटी को पूरी तरह नहीं समझती। उसके अंक अच्छे नहीं हैं और उसमें आत्मनियंत्रण की कमी है। हम बस उसके बारे में निश्चिंत महसूस नहीं करते। मालती ने एक असहाय भाव दिया और कहा, यह स्वीकार करना थोड़ा शर्मनाक है, लेकिन मैं एक माँ के तौर पर काफ़ी असहाय महसूस करती हूँ। इस उम्र में बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है और सिया अपनी बहन सुमन जितनी आज्ञाकारी नहीं है। हमेशा खुद की तुलना करती रहती है, बहुत नखरे करती है। आपने उसके हाल के बदलाव देखे हैं, वो सही चीज़ों पर समय नहीं लगा रही है। अब और सहन न कर पाने पर अध्यापिका किरण ने बीच में ही टोक दिया, क्या आप पक्का हैं कि आप अपनी बेटी सिया की बात कर रही हैं? अध्यापिका के सवाल से घबराकर मालती ने दृढ़ता से जवाब दिया, बेशक ये सिया है। वह मालती और कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन सुरेश ने अध्यापिका के अप्रसन्न चेहरे और कार्यालय में अन्य शिक्षकों की अजीब नज़रों को देखते हुए अपनी पत्नी की आस्तीन खींची। अध्यापिका किरण ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, आप सच में अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं जानती। कल की अभ्यास परीक्षा के परिणाम जारी किए गए। सिया ने फिर से पूरे विद्यालय में पहला स्थान हासिल किया। अध्यापिका किरण ने कक्षा की श्रेणी सूची निकाली, हर विषय में पूरे अंक। लेकिन ये सिया की कड़ी मेहनत का नतीजा है। जब से उसने छात्रावास में रहना शुरू किया है, उसने खाने और सोने के अलावा हर मिनट अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया है। जो आपने जिक्र किया, खुद की तुलना करना, नखरे करना, मैंने उनमें से कुछ भी नहीं देखा है। अध्यापिका किरण ने सूक्ष्मता से संकेत दिया, लड़कियों का अच्छा दिखना चाहना सामान्य है, जब तक कि यह उनकी पढ़ाई को प्रभावित न करे। लेकिन मैं देखती हूँ कि सिया अभी भी बहुत शालीन है, सुमन जैसी बिल्कुल नहीं। अध्यापिका किरण ने लगभग सीधे तौर पर कह ही दिया था कि माता पिता अपने बच्चे की विशेषताओं के प्रति पूरी तरह से अंधे थे। इतना ही नहीं, अध्यापिका किरण ने सीधे सुमन के परिणाम पत्र की तुलना सिया के परिणाम पत्र से की, जिससे सूद परिवार के माता पिता पूरी तरह से अपमानित हो गए। हालांकि सुमन के अंक हाल ही में काफ़ी तेज़ी से गिर रहे हैं। हालांकि उसके अंक पहले सबसे अच्छे नहीं थे, फिर भी वह मध्य श्रेणी में थी, लेकिन अब वह कक्षा में सबसे नीचे गिर गई है, कई 100 श्रेणियां नीचे।
इस अभ्यास परीक्षा में उसके अंकों को देखते हुए एक शीर्ष स्तरीय विश्वविद्यालय तो छोड़ ही दें, एक ठीक ठाक दूसरे दर्जे के विश्वविद्यालय में दाखिला मिलना भी मुश्किल होगा। सूद परिवार के दंपत्ति का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उनका गला घोंट दिया गया हो, उनकी आंखों में अविश्वास और संदेह भरा हुआ था। सुरेश सूद ने सीधे तौर पर कक्षा अध्यापिका के शब्दों को खारिज कर दिया, असंभव। मालती ने भी बीच में ही कहा, अध्यापिका जी, हम सुमन के अंकों के बारे में जानते हैं। वह हमेशा कक्षा में अव्वल रही है, वे इतनी तेजी से कैसे गिर सकते हैं? हमने पिछले महीने की अभ्यास परीक्षा के उसके परिणाम पत्र पर हस्ताक्षर भी किए हैं। वह कक्षा में तीसरी आई थी। अध्यापिका किरण ने परिणाम पत्र को सूद परिवार के माता पिता की ओर धकेला और कहा, तो फिर आप खुद ही देख लीजिए। सुमन के परिणाम सिया के परिणामों के बिल्कुल विपरीत थे, जैसे सूद परिवार के दंपत्ति के चेहरों पर एक जोरदार तमाचा पड़ा हो, एक जलन भरा दर्द। अगर मुझे ठीक से याद है तो पिछले महीने की श्रेणी में सिया, जो कक्षा में तीसरी थी, और सुमन, जो 40वें स्थान पर थी। ये संभव नहीं है, ये स्पष्ट रूप से सिया थी जो 40वें स्थान पर थी। मालती कुछ और जोड़ना चाहती थी, लेकिन अध्यापिका किरण की सब कुछ जानती हुई नजरों के नीचे वह जारी नहीं रख सकी। सुरेश का रंग बेहद गंभीर हो गया जब उन्होंने अपनी पत्नी को खींचा और तेजी से बाहर निकले। चलो, सुमन को घर वापस बुलाओ और उससे पूछो कि क्या हुआ। मालती का दिमाग तेजी से दौड़ा और वह समझ गई, कार्यालय में सभी शिक्षकों से गुहार लगाते हुए, शिक्षकों, जब ये हो ही गया है। वह आगे की सोच रही थी, इस बात से डर रही थी कि अगर यह बात बाहर निकली तो इसका सुमन पर क्या असर पड़ेगा। परीक्षा में धोखाधड़ी करने से अनिवार्य रूप से उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती। सुरेश को अत्यधिक शर्मिंदगी के अलावा और कुछ महसूस नहीं हुआ, खासकर उनकी पहले की चर्चा और अब सामने आई कठोर वास्तविकता को देखते हुए। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनकी सबसे बड़ी शर्मिंदगी उनकी अपनी बेटी से आएगी, जिस पर उन्हें इतना गर्व था। सुरेश और मालती अपनी बेटी द्वारा दिए गए धोखे और इस एहसास में इतने डूबे हुए थे कि सुमन उतनी उत्कृष्ट नहीं थी जितना वे सोचते थे। वे ये भूल ही गए कि वे मूल रूप से यहाँ किस लिए आए थे। वे यहाँ जल्दबाजी में आए थे और वे उतनी ही तेजी से चले गए जैसे हवा का कोई अचानक आया झोंका हो। इस बीच सिया, जो लगन से अपनी पढ़ाई जारी रखे हुई थी, सूद परिवार पर आने वाले तूफान से बेखबर थी। लेकिन अगर उसे पता भी होता तो शायद उसे कोई परवाह नहीं होती। अभी वह अपने सामने एक आसन मुद्दे से परेशान थी। समस्या ये थी कि उसका भोजन पत्र पैसे खत्म होने वाला था। पत्र में पैसे नहीं होने का मतलब था खाने के लिए भोजन नहीं, और भोजन नहीं का मतलब था खाली पेट। इस हद तक पहुंचने के बावजूद सिया ने वापस जाकर अपने माता पिता से पैसे मांगने के बारे में नहीं सोचा, और ऐसा लगता था कि सुरेश और मालती भी भूल गए थे कि उनकी छोटी बेटी सिया को जीने के लिए पैसे की जरूरत थी। हालांकि सिया ने जल्दी ही इस समस्या का समाधान कर लिया। उसने अपनी दोहराई की सामग्री और पढ़ाई के नोट्स को संचिकाओं में व्यवस्थित किया, छपाई की दुकान पर भागी और उधार पर दर्जनों प्रतियां बनवाईं। अभ्यास परीक्षा में सभी विषयों में पूरे अंक प्राप्त करने से सिया ने जो ख्याति प्राप्त की थी वह काफ़ी प्रभावशाली थी, ये देखते हुए कि यह परीक्षा शहर के कई उच्च विद्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी और पहले की किसी भी परीक्षा से ज़्यादा कठिन थी, जो इसके मूल्य की गवाही दे रही थी। सिया के पढ़ाई के नोट्स, जिसने सभी विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, वास्तव में ईर्ष्या योग्य थे। हालांकि वर्ग 1 के छात्रों के लिए यह इतना असाधारण नहीं था, क्योंकि प्रमुख कक्षा में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक छात्र ने लगभग निश्चित रूप से अपने लिए उपयुक्त अध्ययन विधियों का एक सेट विकसित कर लिया था। हालांकि प्रमुख कक्षा के बाहर अधिकांश छात्र विभिन्न सामान्य कक्षाओं और एक अलग कला केंद्रित कक्षा से थे। सिया की दोहराई की सामग्री उनके द्वारा अत्यधिक प्रतिष्ठित थी। 15 रुपये प्रति महंगा नहीं है, ये बस एक कटोरी सेवई का खर्च है, लेकिन आपको एक व्यवस्थित अध्ययन पद्धति और एक विषय की परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु मिलते हैं। यह एक अच्छा सौदा है। सिया विद्यालय के फाटक पर खड़ी थी, गुजरते छात्रों को आवाज लगा रही थी। जल्द ही उसके सामने रखी अध्ययन सामग्री का ढेर बिक गया। सिया ने अपने हाथ में नकदी के ढेर को गिना और काफी संतुष्ट महसूस किया। उसे बिक्री से लगभग 4000 की आमदनी हुई थी। सिया, तुम्हारे खाने का तरीका इतना भद्दा क्यों है? क्या परिवार में पैसे की कमी है? अब तुम नकद के लिए दोहराई की सामग्री भी बेच रही हो। सहपाठियों के बीच एक दूसरे की मदद करना और फिर भी तुम उनके पैसे ले रही हो। क्या तुम पैसे के लिए इतनी बेताब हो? सिया की गिनती रुक गई और जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने सुमन को कुछ दूर मित्र भाव से खड़े देखा। उसने उदासीनता से उसकी ओर देखा और फिर ध्यान से पैसे को अपने शरीर के पास अपनी जेब में डाल लिया। एक बार जब पैसा सुरक्षित रूप से रख दिया गया तो उसने आखिरकार सुमन को और ज्यादा ध्यान से देखने के लिए समय निकाला। ऐसा लगता था कि सुमन हाल ही में बहुत अच्छी हालत में नहीं थी। वास्तव में ये कहना कि वह अच्छी हालत में नहीं थी विनम्रता से कहना था। सुमन का वर्णन बहुत खराब हालत में किया जाना चाहिए। उसका रंग पीला पड़ गया था और वह थकी हुई और हारी हुई लग रही थी। करीब से देखने पर उसकी स्कर्ट के किनारे पर हल्के पीले धब्बे थे।
ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई होती। मालती ने सुमन को बचपन से ही बहुत अच्छे से कपड़े पहनाए थे, एक छोटी राजकुमारी की तरह। सुमन की आंखें द्वेष से जहरीली सिया को भूर रही थीं, जैसे कि उसके सामने वाला व्यक्ति उसकी दुश्मन हो, न कि वह बहन जिसके साथ वह इतने सालों तक रही थी। सुमन को लगा कि उसके पास सिया से नफरत करने का हर कारण था। अब उसकी जिंदगी एक गड़बड़ झाला थी और सूद परिवार की जिंदगी उलझे हुए धागे के जाल से भी ज्यादा अराजक थी। सिया के साथ उसके अंकों की अदला बदली माता पिता द्वारा पकड़ ली गई थी। घर पर न केवल उसकी डांट फटकार का इंतजार था, बल्कि उसके माता पिता ने उसे जबरदस्ती पढ़ाई करने, पहरेदारों की तरह उस पर नजर रखने, उसकी हर हरकत की निगरानी करने पर मजबूर कर दिया। खासकर उसकी माँ, जिसे उस पर विक्षिप्त होने का शक था। पहले का कोमल व्यवहार तार तार हो गया था, उसकी जगह सख्ती ने ले ली थी। मालती यह बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उनकी बेटी असल में उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। घर अस्त व्यस्त था, रोजाना माता पिता के झगड़ने की आवाज से भरा रहता था। उसकी माँ अब उसे पहले की तरह सुरुचिपूर्ण और सलीकेदार तरीके से खरीदारी करने के लिए आमंत्रित नहीं करती थी, बल्कि वह भी उन मैली कुचैली औरतों की तरह बन गई थी जिन्हें वह हेय दृष्टि से देखती थी, लापरवाह और बेपरवाह। उसके पिता भी घर लौटने से विशेष रूप से कतराने लगे। वह अपनी पत्नी की अंतहीन बकबक और शिकायतों को सहने के बजाय दफ्तर में ही रहना पसंद करते थे। बीते कल की गर्मजोशी और सामंजस्य आईने में फूलों या पानी पर चांद के प्रतिबिंब की तरह आनंदमय और बेलगाम उसे सोचने पर मजबूर कर देते थे कि क्या ये सब कभी सच में हुआ भी था। सिया को बदलने की क्या जरूरत थी? क्या वह परिवार के सामंजस्य की खातिर थोड़ा त्याग नहीं कर सकती थी? सुमन ने इन सभी दुर्भाग्य का श्रेय सिया के बदलाव को दिया और ऐसा लगता था कि वास्तव में ऐसा ही था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि दूसरों को ये बोझ क्यों उठाने चाहिए। सिया, कक्षा में प्रथम स्थान पर रहने वाली होकर भी अध्ययन सामग्री के लिए पैसे ले रही हो, क्या तुम पैसे के गड्ढे में गिर गई हो? तुम अब इतनी अशिष्ट और दिखावटी कैसे हो गई हो? सुमन एक बड़ी बहन की मुद्रा में खड़ी थी, हर फटकार उसकी छोटी बहन पर मढ़े गए विभिन्न अशोभनीय लेबलों से लदी हुई थी। क्या तुम जानती हो कि तुम इस समय कितनी भद्दी और हास्यास्पद लग रही हो? सिया ने सुमन को काफी देर तक शांति से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने आईना नहीं देखा? सबसे पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, मैं चोरी या डकैती नहीं करती, सारी अध्ययन सामग्री मेरी अपनी मेहनत है। मैं पैसे के बदले में अपने ज्ञान और श्रम का उपयोग कर रही हूँ, इसमें गलत क्या है? ये सब एक निष्पक्ष लेन देन है। पैसे दिए, सामान लिया, किसी का किसी पर कोई एहसान नहीं, यह इससे ज्यादा निष्पक्ष नहीं हो सकता। अगर तुम्हें लगता है कि यह इसके लायक नहीं है, तो तुम्हें इसे खरीदने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हारी गर्दन पर छुरी रखकर तुम्हें पैसे देने के लिए मजबूर कर रहा है। दूसरे, मुझे सच में पैसे की कमी है। परिवार ने मुझे कोई जीवन यापन का खर्च नहीं दिया है। मुझे खाना है, रहना है और मुझे विश्वविद्यालय के शिक्षण शुल्क के लिए भी बचत करनी है। मैं अपनी खुद की मेहनत से पैसे कमा रही हूँ। भले ही तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्या तुम कृपया अपना मुंह बंद रख सकती हो?